सो सबसे पहली चीज जो इस पे है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न करने से पहले हमको लॉ की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं और किस किस को करना रहता है। तो इसके लिए रेगुलेशन है 31(1) जो ये बोलता है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज को अपनी शेयर्स की सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया, अगर प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर्स हैं, तो उनका क्या पैटर्न है, कौन कौन कितना कितना होल्ड कर रहा है, वो स्टॉक एक्सचेंज के बताए हुए फॉर्मेट में 3 अलग अलग टाइमलाइंस पे देंगे। ये 3 टाइमलाइंस क्या है, मोस्टली हम लोगों को यही पता है कि हम क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी 2 और सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देना पड़ता है। कौन कौन से है वो? फर्स्ट है 1 डे प्रायर टू लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब किसी कंपनी ने अगर फर्दर पब्लिक इशू लाया, राइट इशू लाया, तो जब लिस्ट होने वाला है तो उससे पहले उनको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना पड़ता है। तो ये इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है। अगर कंपनी ने शेयर फर्दर इशू किए हैं और वो शेयर लिस्टिंग के लिए डाले तभी उनको ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है, अदरवाइज रूटीन में ये नहीं आएगा। फिर 31(1)(b) ये एक कंटिन्यूअस क्वार्टरली रिक्वायरमेंट है जो हर लिस्टेड कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। ये कहता है कि 21 डेज के अंदर क्वार्टर खत्म होने के आपको ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है। थर्ड है विद इन 10 days ऑफ एनी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिजल्टिंग इन ए चेंज एक्सीडिंग 2% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग इन द सेंस कंपनी ने बायबैक किया, कंपनी ने कुछ फर्दर इशू किए और उसमें उसकी जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो 2% से ज्यादा बढ़ रही है। अगर किसी कंपनी की शेयर कैपिटल एज ऑफ नाउ 1 करोड़ है और उसने 10% शेयर बायबैक कर लिए, तो उस बायबैक के 10 days के अंदर उसको रिवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सचेंज में फाइल करना पड़ता है। तो ये बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न की जब भी किसी को सबमिट करना है। जो एसएमई एक्सचेंज पे, अब कंपनीज 2 टाइप से लिस्ट होती है, अगर ये बार बार वर्ड आएगा एसएमई एक्सचेंज और मेन बोर्ड। सो जो छोटी कंपनियां हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक एसएमई प्लेटफॉर्म बनाया है। सो जो कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे है उनको हाफ ईयरली बेसिस पे है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी सब कंपनियों को क्वार्टरली बेसिस पे है। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए है वो क्या रिक्वायरमेंट है कि प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप। अब प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का मतलब है जो लोग इस कंपनी के कंट्रोल में, उन लोगों की पूरी शेयर होल्डिंग डीमैट में होनी चाहिए। सो डीमैट का कंसेप्ट आपको मालूम है कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ना रख के वो शेयर हम डिपॉजिटरी के पास देके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर्स रखते हैं। तो इनका कहना है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी उसके जो भी प्रमोटर है और प्रमोटर ग्रुप है, हम लोग इस डेफिनेशन पे आएंगे कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप क्या होता है, उनकी पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग जो है वो डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो लोग कि जो भी सर्कुलर इशू करेगी स्टॉक एक्सचेंज शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में और उसके अंदर जो डीमैट में शेयर्स है तो वो कंपनियां फॉलो करेंगी। तो एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू फॉलो। एंड लास्ट है कि हर लिस्टेड कंपनी को अपने प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के नाम स्पेशली शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो ये 4 रिक्वायरमेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए। अगर हम सम अप करें तो आशिता आप मुझे बताओगी कि क्या रिक्वायरमेंट है ये बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न की? सर जैसे 1 डे प्रायर टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देना पड़ेगा। फिर नॉर्मली जो क्वार्टरली कंप्लायंस के हिसाब से देना पड़ेगा और अगर एसएमई है तो हाफ ईयरली देना पड़ेगा जी। उसके अगर मींस 2% से ज्यादा कोई भी चेंज होता है, बायबैक होता है, राइट इशू होता है, फिर भी अपने को ये देना पड़ता है शेयर होल्डिंग पैटर्न जी। उसके बाद और प्रमोटर ग्रुप के लिए इट इज अ कंपलसरी कि उनका डीमैट में होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं वो लोग 4th पॉइंट में? वही हुआ ना सर कि 4th पॉइंट में वो बोल रहे हैं कि आपको अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो भी प्रमोटर ग्रुप है उनकी पूरी शेयर होल्डिंग आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। हाँ। अब कैसा होता है, एक लिस्टेड कंपनी में 1000 से लेके 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख तक शेयर होल्डर हो सकते हैं। सो अगर हम सबका नाम देने लगेंगे तो वो बल्कि हो जाएगा। तो इसलिए जब जनरली वो सब लोगों की सिर्फ शेयर और परसेंटेज लेते हैं और जिनके भी 1% से ज्यादा है उनके नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रमोटर ग्रुप जो भी है आपका प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप रिगार्डलेस ऑफ उनके 1% से कम है या ज्यादा है, आपको सबके नाम डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस चलता कैसे? अब हम बात करते हैं कि अभी ये रिक्वायरमेंट आ गई, आप कंपनी में गए और उन्होंने बोला आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल करो, तो अब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न का फॉर्मेट मिलेगा कहाँ से। तो इसमें कैसा रहता है
कि कंपनियां या तो बीएसई लिस्टेड है या एनएसई लिस्टेड है। तो बीएसई लिस्टेड कंपनियों के लिए लिस्टिंग सेंटर करके पोर्टल है और एनएसई लिस्टेड कंपनियों के लिए नीप्स करके पोर्टल है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमको XBRL फॉर्मेट में सबमिट करोगे। अब XBRL फॉर्मेट क्या है? एक ऐसा मशीन रीडेबल फॉर्मेट है जो एक बार हम कोडेड लैंग्वेज में जब हम करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर उसको आराम से अपने सिस्टम में इंपोर्ट कर सकता है। तो उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर अपने आप ही उस कोड को एनालाइज करता है। तो ये जो वर्ड बहुत यूज होता है XBRL में करेंगे, XBRL में करेंगे, तो ये कंसेप्ट जो है अब शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी सब जो रिपोर्ट्स हम एक्सचेंज में सबमिट करते हैं उन्होंने इसको भी फॉलो कर लिया। तो ये बनता कैसे है? ये बेसिकली एक एक्सेल यूटिलिटी रहती है, एक्सेल फाइल रहती है जिसमें आपको अपनी कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको XML फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि XML फाइल दिखती कैसी है, क्या है ये फाइल। मुझको बताना ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपकी स्क्रीन पे आया क्या? यस। ठीक है। हाँ, तो ये है वो फाइल बेसिकली जिसको अगर आपको भरना आ गया तो आप ये कहोगे कि जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट की 5 रिक्वायरमेंट है, जो 5 रिक्वायरमेंट मैंने बोला, रिजल्ट है, सीजी रिपोर्ट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इन्वेस्टर कंप्लेंट है और रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट है। तो उनमें से ये रिक्वायरमेंट मेरे को आ गई। सो बेसिकली हम इसका पहला पेज जो है जो जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को भरने के बारे में, एक बार साथ में अपन उसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप आप बोलते जाइए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। खुशबू, ये ओवरव्यू वाला सेक्शन आप बोलेंगे? हाँ सर। The Excel utility can be used for creating the XBRL or XML file for e-filing of shareholding pattern. Shareholding pattern XBRL filing consists of two processes. Firstly, generation of XBRL file of the shareholding pattern and upload of generated XBRL file to BSE listing center. तो अभी ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्सेल फाइल हम जो अभी आपके सामने खोल के बैठे हैं, इस फाइल से आप XBRL या XML फाइल जो कि कोडेड लैंग्वेज में जनरेट होती है वो आप बना सकते हैं। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल करना 2 प्रोसेस का काम है। पहला प्रोसेस है कि आपको इस एक्सेल फाइल को भर के एक XML फाइल जनरेट करनी है और सेकंड प्रोसेस है आपको BSE के लिस्टिंग सेंटर जैसे अपना MCA होता है उसमें लॉगिन करके ये फाइल अपलोड करनी है। सो जब तक ये फाइल BSE लिस्टिंग सेंटर में अपलोड नहीं होगी तब तक शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल हुआ नहीं माना जाएगा। राइट अमोल? ठीक है। आशिता? हाँ सर। ये हाँ वो पढ़ना है ना सर। The version of Microsoft Excel in your system should be Microsoft Office Excel 2007 and above. जी। Once the system should have a file compression software to unzip Excel utility file. Next point is make sure that you have downloaded the latest Excel utility from BSE website to your local system. Next point is make sure that you have downloaded the Chrome browser to view reports generated from Excel utility. And the last point is please enable the macros if disabled as per instruction given in the manual so that all the functionalities of Excel utility work fine. Please first go through enable macro manual attached with zip file. तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहले हमको Excel 2007 से ऊपर का चाहिए। ठीक है, लाइक अभी जिस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं 2010 है, तो ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सेकेंडली ये बोल रहा है आपके पास जिप फाइल अनजिप करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, मोस्टली हर कंप्यूटर में रहती है। देन थर्ड कह रहा है कि आप कोई भी पुरानी फाइल यूज करके आप उसको मत बनाइए, जब भी आपको करना है BSE की वेबसाइट पे जाके ये लेटेस्ट एक्सेल फाइल डाउनलोड कीजिए क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। लाइक MCA के फॉर्म में भी उनका वर्जन चेंज होता रहता है, तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि जब भी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बनाना है तो आप ये मत करिए कि लास्ट क्वार्टर का बना हुआ है उसी को सेव एज करके चेंज करती हूँ, उसकी जगह BSE की साइट से जाओ और फ्रेश डाउनलोड करो। फिर फोर्थ ये बोल रहा है कि आपको ब्राउजर कौन सा चाहिए? क्रोम ब्राउजर चाहिए। किस लिए चाहिए? कि जो XML फाइल बनती है उसकी रिपोर्ट अगर आपको देखनी है कि मैंने क्या बनाया तो वो क्रोम में ही खुलेगी। और लास्ट कह रहा है मैक्रो अनेबल करना। अभी आप ऊपर देखो सिक्योरिटी वार्निंग करके आ रहा है स्क्रीन पे, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। दिख रहा है आपको? तो जब तक ये अनेबल नहीं करेंगे ये फाइल प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो वी हैव टू अनेबल द कंटेंट, तभी इसके अंदर फंक्शनैलिटीज चालू होंगी। राइट?
तो अभी हमने दो चीजें देखी। सबसे पहले हमने क्या बोला कि XBRL का प्रोसेस कैसा है। आपको सबसे पहले BSc की साइट से एक्सेल डाउनलोड करनी है। सो ये वो एक्सेल रहती है जो आपको डाउनलोड करनी है। फिर वो बोल रहा है इस एक्सेल को भरने के बाद आपको XML फाइल जनरेट करनी है और वो फाइल BSc लिस्टिंग सेंटर पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे वो बोल रहा है कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, बेसिकली 2007 होना चाहिए, क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, जिप फैसिलिटी होनी चाहिए और आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, राइट। अब इसमें नेक्स्ट जो था, अभी पहले क्या हो रहा था कि जब भी ये फाइल भरते थे तो सारा हर बार दोबारा भरना पड़ता था। तो इन्होंने हमको ये फैसिलिटी दी है कि अगर हम चाहें तो लास्ट टाइम की XBRL से डाटा इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सिर्फ डाटा एंट्री बचाने के लिए, वो ऑप्शन जब आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टेप क्या है, अगर हमको ये भरना है तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या करना है शेयर होल्डिंग पैटर्न भरने के लिए। तो कुछ भी करेंगे जरा प्लीज। क्या है? हाँ, फर्स्ट fill up the data, navigate to each field of every section in the sheet to provide applicable data in correct format. Format will get reflected while filing data. Use paste special command to paste data from other sheet. तो ये क्या कह रहा है कि आपको हर सेक्शन में शीट वाइज जाना है और डाटा भरना है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो पेस्ट नहीं करने की जगह पेस्ट स्पेशल कमांड यूज करो, राइट। सो ये डाटा भरा कैसे जाता, पेस्ट स्पेशल। कई बार फॉर्मूला जो रहते हैं, हम किसी शीट में हमारा डाटा है वहां से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो जनरली Ctrl+X Ctrl+V करते हैं ना, तो पेस्ट स्पेशल की कमांड में सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी है, फॉर्मूलाज नहीं लेगा ये अगर आप पेस्टिंग कर रहे हो। ये बनता कैसे है, किसी भी कंपनी में जो रजिस्ट्रार इन शेयर ट्रांसफर एजेंट रहता है वो एक अपने को फाइल देता है, एक एक्सेल फाइल देता है जिसमें वो पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न भरा रहता है। उस फॉर्मेट से हमको इसके अंदर डाटा भरना पड़ता है। तो नॉर्मली कन्वीनियंस के लिए हम लोग वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये कह रहा है जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू करो, राइट। सेकंड, validating sheets. Click on the validate button to ensure that the sheet has been properly filed and also data has been furnished in proper format. If there are some error on the sheet, Excel utility will prompt you about the same. ठीक है, करने के बाद वैलिडेट करना है। अगर कोई एरर आएगी तो आपको सिस्टम बता देगा। Validate all sheets. Click on the home button and then click on validate all sheet button to ensure that all sheet has been properly filed and validated successfully. If there are some error on the sheet, Excel utility will prompt you about the same and stop validation at the same time. After correction, once again, follow the same procedure to validate the all sheet. Excel utility will not allow you to generate XBRL or XML until you rectify all error. ठीक है, तो ये कह रहा है कि सब भरने के बाद एक बार आपको वैलिडेट ऑल शीट करनी है। अगर सब एरर नहीं होगी तो XML जनरेट होगी, नहीं तो आपको करने नहीं देगा और एरर रेक्टिफाई कराएगा, राइट। तो पहला स्टेप है डाटा भरो, वैलिडेट करो, सब भरने के बाद वैलिडेट ऑल शीट करो। फिर नेक्स्ट स्टेप है जनरेट XML। तो जब सारी शीट्स वैलिडेट हो जाएंगी तो जनरेट XML करोगे तो एक XML फाइल बनेगी। नेक्स्ट पढ़ो, 5वां नंबर, जनरेट XML। Excel utility will not allow you to generate XML until the successful validation of all sheet is completed. Now click on generate XML to generate XBRL या XML file. Save the XBRL या XML file in your desired folder in local system. ठीक है, सो आपको वो फाइल जनरेट करनी है और वो सेव करनी है अपने डेस्कटॉप पे। हाँ, generate report. Excel utility will allow you to generate report. Now click on generate report to generate HTML report. Save the HTML report file in your desired folder in local system. To view HTML report, open Chrome web browser. To print report in PDF format, click on print button and save as PDF. अभी कैसे हम लोगों ने एक्सेल भरी, अब भरने के बाद हमको एक कंटिन्यूस प्रिंट चाहिए, ये देखने के लिए कि हमने जो डाटा भरा है वो ठीक है कि गलत है। तो उसके लिए जनरेट रिपोर्ट करके ऑप्शन है। जब हम ये जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो एक कंटिन्यूस वर्ड फाइल जनरेट होगी जिसमें हमको वो सारा डाटा दिखेगा। उसको हम चेक करते हैं, अगर वो डाटा ओके होता है तभी जाके हम वो XML जो है अपलोड करते हैं। अगर गलत होता है तो फिर से करेक्शन करते हैं, राइट। जब हम खत्म कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस समझ आएगा जब पूरी आखिरी शीट वैलिडेट हो जाएगी। 6 नंबर, upload XML file to BSc listing center. For uploading the XBRL and XML file generated through utility,
Log into BSc Listing Center and upload the generated XML file. On upload screen, provide the required information and browse to select XML file and submit the XML. तो सिंपल कह रहे हैं जैसे एमसीए में लॉगिन करते हैं वैसे बीएससी लिस्टिंग सेंटर में लॉगिन कीजिए, वहाँ पे उस अप्रोप्रिएट कॉलम में जाके ये फाइल अपलोड कीजिए इन्फॉर्मेशन के साथ कि कौन से क्वार्टर का है और सबमिट बटन दबाओ, राइट। आशिता ये 6 नंबर भर दो प्लीज। 6 क्या है? Fill up the shareholding pattern. First, cells with red fonts indicate mandatory fields. If second point is if mandatory fields is left empty, then utility will not allow you to proceed further for generating XML. Third point is you are not allowed to enter data in a gray cells. Fourth point is if fields are not applicable to your company, then leave it blank. Do not insert 0 unless it is a mandatory field. Next point is data provided must be in correct format. Otherwise, utility will not allow you to proceed further for generating XML. Next point is adding new rows. Sections such promoters details allow you to enter as much data in a tabular form. You can click on add to add more rows. Deleting rows. Rows that has been added can be removed by clicking the button delete. A pop-up will ask you to provide the range of rows you want to delete. Next point is select data from drop-down list whenever applicable. And the last point is click on add notes button to add notes. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इस जो भी एक्सेल फाइल है इसके अंदर जो भी रेड फॉन्ट है में डाटा है वो आपको भरना ही है। अगर आपने नहीं भरा तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जहाँ ग्रे सेल है वहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर हम एमसीए में कैसे करते हैं, जब तक हम 0 नहीं भरे वो भरने नहीं देता फॉर्म आगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ एप्लीकेबल नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं भरना है। फिर वो बोल रहा है डाटा करेक्ट फॉर्मेट में भरना है, डेटा तो डेट का फॉर्मेट सही होना चाहिए। फिर कोई भी डाटा ऐड करना है तो ऐड बटन से, डिलीट करना है डिलीट बटन से, और जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई है वहीं से सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे अपनी चॉइस से डाटा नहीं भरना, और कहीं पे भी नोट्स भरना है तो हम नोट्स भर सकते हैं। सो बेसिकली एक शेरोडिंग पैटर्न भरने के लिए इसने 6 चीज़ें दी अपने को। एक बार क्विकली समरी करते हैं। पहला उसने दिया कि आपको ये करना कैसे है, फिर आपको काम करने से पहले आपके सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फिर आप चाहो तो पिछली बार का अभी आपने एक बार डाटा भरा तो अगली बार पूरा डाटा भरने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट एक्सपीरियल में डाटा इंपोर्ट कर सकती हो। फिर स्टेप भरने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसने कहा डाटा भरो, वैलिडेट करो, वैलिडेट करने के बाद एक्सएमएल जनरेट करो, रिपोर्ट जनरेट करो, और बाद में अगर वो सब ठीक है तो उसको अपलोड करो। और फिर उसने बताया डूज एंड डोंट्स कि रेड फील्ड जो है वो मैंडेटरी है, ग्रे फील्ड में भर नहीं सकते, कोई ब्लैंक मत छोड़ो, जो भी है 0 मत भरो, ब्लैंक छोड़ो अगर एप्लीकेबल नहीं है, ऐड के लिए ऐड, डिलीट के लिए डिलीट, और जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहां से फॉलो करो। ये तो हुआ समरी। यहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ। काम शुरू कहाँ से हुआ? अगर आपको मैंने शेड्यूलिंग पैटर्न भरने को दिया तो सबसे पहले आपको जनरल इन्फो शीट भरनी पड़ेगी। जनरल इन्फो नाम से ही बोल रहा है, कंपनी के बारे में डिटेल रहेगी। तो लाइक मैं अपनी कंपनी का दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मेरे को बोलना। सबसे पहले भरना पड़ता है स्क्रिप्ट कोड। स्क्रिप्ट कोड क्या है? व्हाट इज स्क्रिप्ट कोड? हाँ, स्क्रिप्ट कोड मतलब होता है कि किसी भी एक्सचेंज में किसी कंपनी को किस नाम से पहचाना जाता है, राइट। सो जब स्क्रिप्ट कोड की बात कर रहे हैं तो बीएससी का है, तो ये बीएससी में न्यूमेरिक स्क्रिप्ट कोड चलते हैं 500185670845। तो जो भी स्क्रिप्ट कोड इस तरह का है वो आपको देख के समझ जाना चाहिए, बीएससी का सिक्योरिटी का कोड है। अब कोई भी कंपनी जो लिस्टेड होगी, ये 3 नाम दिख रहे हैं, देखो, स्क्रिप्ट कोड, एनएससी सिंबल, एमएससीआई सिंबल। सो एज ऑफ नाउ 3 एक्सचेंजेस चल रही हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एमसीएक्स। तो कोई भी कंपनी जहां जहां पे भी लिस्टेड है वहां पे उसको अपना सिक्योरिटी कोड देना है पहले 3 कॉलम में। सो ये जो एचसीसी कंपनी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इसका बीएससी में स्क्रिप्ट कोड है 500185, एनएससी में एचसीसी। अब ये यूज कैसे होता है? जब आप बीएससी एनएससी की साइट पे जाओगे और ये कोड डालोगे तो इस कंपनी का डाटा आ जाएगा, राइट। तो एमएससीआई सिंबल क्या है? मैं एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनियां लिस्टेड है उनको ये रहेगा। तो ये कंपनी एमसीएक्स पे नहीं लिस्टेड है, इसलिए इसके आगे नोट लिस्टेड लिखना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट नंबर है आईएसआईएन। आईएसआईएन क्या होता है? आईएसआईएन की फुल फॉर्म मालूम है क्या? खुशबू? नो सर। आशिता? नहीं सर। अच्छा, आईएसआईएन का अगर फुल फॉर्म आपको मैं बताऊं
बहुत इजी है। अभी इस पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने कंपनियां हैं और उनके कितने शेयर्स हैं, लेकिन इन सब की रिपोर्टिंग वेबसाइट्स करती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हर कंपनी को एक यूनिक नंबर दिया। तो इस नंबर को वो बोलते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। सो कैसे है, IN मतलब इंडिया, तो INE 549A01026 जो है, इससे ये मालूम पड़ रहा है कि ये इंडियन सिक्योरिटी है, IN है। अगर US की रहेगी तो US से शुरू होगा, UK की रहेगी तो UK से शुरू होगा। पर जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है, उन सबको इस कोडिंग स्ट्रक्चर से एक नंबर दिया हुआ है। सो जो भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स है वो उनको इस नंबर से ट्रैक करती है। तो कौन इशू करता है सर ये ग्लोबल अथॉरिटी है बेटा, वो करते हैं। अच्छा। तो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज है उन सबको ISI जब भी लिस्टेड होती है उनको ये ISI लेना कंपलसरी होता है। तो ये अलॉटमेंट कहाँ से होती है ISI नंबर, ये हमारा डिपॉजिटरी देता है। लाइक आपकी कंपनी CDSL NSDL में अगर लिस्ट हो रही है तो वहां से आपको नंबर मिलता है सिक्योरिटी का। इस नंबर के ऊपर जब आप ये नंबर कोड करते हो तो सिस्टम में डालते हैं वो लोग, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की डिटेल्स उनके पास आ जाती है, राइट। तो ये चीज हमको हर जगह यूज होगी। अभी आप जब कॉर्पोरेट एक्शन करोगी बायबैक का किसी भी चीज का, तो वो लोग भी आपसे ISI नंबर पूछेंगे कंपनी का, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी देना है अपने को। फिर वेदर कंपनी इज SME, तो SME का क्राइटेरिया अगर कंपनी पूरी कर रही है और SME स्टॉक एक्सचेंज में जिनको 6 मंथ में फाइल करना है उनको यहाँ पे यस करना है, राइट। देन क्लास ऑफ सिक्योरिटी हम इक्विटी शेयर्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए इक्विटी शेयर्स। टाइप ऑफ रिपोर्ट क्वार्टरली रहेगी, SME रहेगा तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। देखो यहाँ पे 3 टाइप की रिपोर्ट है, प्री लिस्टिंग, क्वार्टरली और कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। हम तीनों ने वो जब हमने इसका रूल पढ़ा था, तो प्री लिस्टिंग 1 डे बिफोर, क्वार्टरली बेसिस पे, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग 10 डेज के अंदर। तो तीनों शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए यही सिस्टम फॉलो होता है। तो हम लोग कौन सी फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वार्टरली, राइट। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वार्टरली करते ये कौन से क्वार्टर की है। सो हमने कहा ये दिसंबर की रिपोर्ट है, अभी जो लास्ट क्वार्टर गया था ये उस टाइम की शेयर होल्डिंग पैटर्न रिपोर्ट है। अब अगर हम बाकी तो फॉलो करेंगे तो वो बाकी चीजें भी पूछेगा कि अगर आप कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हो या लिस्टिंग कर रही हो तो वहां पे वो डेट लेगा, क्योंकि क्वार्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। टाइप ऑफ रिपोर्ट में अगर आप यहाँ पर प्री लिस्टिंग या पोस्ट लिस्टिंग करोगे तो आपको डेट डालने को देगा कि कौन सी डेट को आपकी लिस्टिंग होने वाली है, उस डेट से ये चलता है। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल्ड अंडर। अभी तो आपको पता चला कि रेगुलेशन खाली जब भी हम बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली होता है, तो क्वार्टरली में 3 टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। तो यहाँ पे वो तीनों ऑप्शन में से आप कौन से क्लॉज में कर रहे हो वो आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट है वेदर लिस्टेड एंटिटी इज PSU और नॉट। व्हाट इज PSU? मतलब क्या होता है वो कंपनी? हाँ देखो, जनरली हम लोग जब वर्ड यूज करते हैं कि योर कंपनी इज इन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर मीन्स जिस कंपनी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ONGC, कोल इंडिया, इंडियन एयर इंडिया, ये सब कहाँ पे जाएंगी? ये PSU में जाएंगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस, टाटा, बिरला, जिसमें भी नॉन गवर्नमेंट लोग मेन कंट्रोल में, ठीक है। सभी एक HCC अगर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो ये PSU प्राइवेट सेक्टर होगी कि पब्लिक सेक्टर होगी? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हुआ? नो, राइट। तो अभी एक बार मेरे को बिल एवरी टाइप ऑफ शेयर्स के लिए होता है जो क्लास ऑफ सिक्योरिटी अपन ने इक्विटी शेयर डाला है। हाँ, जिस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर भी है, हाँ, तो उनको प्रेफरेंस शेयर लेना पड़ेगा। अगर किसी के पास और कोई भी सिक्योरिटीज है, दोनों है सर, तो इक्विटी तो 2 अलग अलग फाइल करने पड़ेंगे। अच्छा, 2 अलग अलग। हाँ, क्योंकि इक्विटी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अलग रहेगी कि इक्विटी ये होल्ड कर रहे हैं, डिवेंचर जो प्रेफरेंस शेयर है वो ये लोग होल्ड कर रहे हैं, तो वो उनके हिसाब से रहते। अभी उसने क्या बोला, आप शीट भरो। अब हमने ये एक शीट भरी, तो व्हाट इज सेड? वैलिडेट, राइट। अगर कोई भी एरर होगी तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा, लाइक अब मैं डेट डिलीट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा?
ठीक है। तो कुछ भी मैं करूंगा तो ये मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक मैं वो करेक्शन ठीक नहीं करूंगा और वैलिडेट नहीं करूंगा, राइट। तो ये पहला पेज था। तो हमारा अगर 20% काम कहें, ये देखो 1 2 3 4 शीट्स है, तो 4 में से 20% काम ये है कि हमको कंपनी के बारे में डिटेल देनी है। आशिता एक बार फटाफट रनअप करोगे स्क्रिप्ट कोड से लेके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तक क्या कह रहे हैं? सर स्क्रिप्ट कोड मींस जो अपने को बीएससी पे मिलता है, जो मींस अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए देता है। और एनएससी में अगर लिस्टिंग रहेगा तो एनएससी का रहेगा सिंबल। एमएसएमईआई को अगर रहेगा तो उस हिसाब से लिस्टेड है नॉन लिस्टेड है वो शो करना है। अगर एमएसआई में लिस्टेड रहेगा, अगर एमएसआई में लिस्टेड रहेगा तो उनका कोड डालना पड़ेगा, नहीं तो नॉट लिस्टेड है। अगर आईएसआईएन अपना जो भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी यूनिक कोड आइडेंटिफिकेशन नंबर वो अपने को मिलेगा, वो डालना पड़ेगा। ये हर एक को कंपलसरी रहता है, ये ध्यान रखना। हाँ, हर लिस्टेड कंपनी में आईएसआईएन कंपलसरी है। यस सर। और इंडिया रहेगा तो आईएन रहेगा कंपलसरी पहले, अगर यूके है तो उस हिसाब से। और नेम ऑफ द कंपनी अपना क्या है, अगर इस एसएमई है तो अपने को हाफ ईयरली रहता है तो उसपे यस और नो हिसाब से करना है। क्लास ऑफ सिक्योरिटी अपना इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंशियल डिपॉजिट जो भी है। टाइप ऑफ रिपोर्ट अपना क्वार्टरली कर रहे हैं, जो 3 अपने ने क्राइटेरिया देखा था उसमें से, तो उस हिसाब से सिलेक्ट किया। और फिर वही 3 दिखा रहा हूँ मैं आपको कौन से। हाँ सर। और फिर अपना जो भी डेट है जो किस क्वार्टर के लिए कर रहे हैं, दिसंबर के लिए कर रहे हैं तो 31/12/2020 डाला अपन ने। और उसका जो अपन ने 3 क्राइटेरिया में से सिलेक्ट किया उस हिसाब से अपने को रेगुलेशन डालना है। और अगर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो उस हिसाब से अपने को यस और नो डालना है। तो अगर आज हम अभी ओएनजीसी या किसी ऐसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं तो नो की जगह हम लोग यस करेंगे, तो यस डालना है। ठीक है। तो ये 20% अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न खत्म हुआ इसके साथ। तो इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है भरना। अगर आपको किसी को भी भरना बेसिक ये डिटेल मांगोगे तो पहला पेज भर सकते हो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं डिक्लेरेशंस। अब इनको ना कोई डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। देखो जरा क्या कह रही है डिक्लेरेशन। फर्स्ट पढ़ो खुशबू, अल्टरनेट पढ़ते जाओ। एक आप पढ़ो, एक आशिता आप पढ़ो, ऐसा। Whether the listed entity has issued any partly paid up share. तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ही आंसर हो सकते हैं, यस या नो। या तो आपने पार्टली पेड अप शेयर इशू किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। सो इस कंपनी ने नहीं इशू किया तो इसने क्या लिखा? नो। फिर वो जो नो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, प्रमोटर के लिए भी और पब्लिक के लिए भी नो। अभी अच्छा, आज तक हम लोगों ने कैटेगरी देखी, किसी भी कंपनी में प्रमोटर और पब्लिक ही होता है ना, एक मालिक और एक अदर देन मालिक। ये देखो एक तीसरी कैटेगरी भी दिखती है लिस्टेड कंपनियों में, इसके बारे में कोई बता? नॉन पब्लिक। अब ये कौन सी कैटेगरी आ गई? ये तो हमने आज तक नहीं सुनी। जैसे एम्प्लॉयज वगैरह है तो वो नॉन पब्लिक या नॉन प्रमोटर हो गए। जैसे कौन बेटा? जैसे अपन राइट इशू करते हैं तो या फिर कंपनी में देते हैं अपन शेयर्स, बोनस शेयर्स, और वो एम्प्लॉय को देते हैं। पर एम्प्लॉय तो पब्लिक हो गया। अच्छा, एम्प्लॉय तो पब्लिक हो गया। जो नहीं, जो मालिक है और जो मालिक नहीं है। मालिक हुआ प्रमोटर जो कंपनी के कंट्रोल में, उसको छोड़ के हुए पब्लिक। अब ये तीसरी कैटेगरी आ रही है नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक। ये मैं आपको समझाऊंगा ये कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं। इसका मतलब ना तो ये प्रमोटर की कैटेगरी में ना ये पब्लिक की कैटेगरी में, ये न्यूट्रल है। इसका ये मतलब हुआ ना, सपोज आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में एक 50% शेयर्स आपके पास है, सो आप मालिक हुए, प्रमोटर हुए। सो बाकी 50% किसके पास रहेंगे? पब्लिक के पास। जल्दी हम ऐसे ही चलते हैं, आधा पब्लिक आधा प्रमोटर, आधा मालिक के पास है और दूसरा बिना मालिक के पास है। पर कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऐसी है जो ना तो प्रमोटर की कैटेगरी में फाइल होते हैं ना पब्लिक की कैटेगरी में फाइल होते हैं। ये कौन से शेयर्स हैं? ये ईसॉप के कंटेक्स्ट में आते हैं। अभी कंपनी जब ईसॉप्स देती है तो वो क्या करती है कि अपनी एक ट्रस्ट बनाती है, उसको कुछ शेयर्स इशू कर देती है। अब ये शेयर वो ना तो मालिक के ना पब्लिक के, जब तक वो किसी को ही ग्रांट नहीं कर देते। आप समझ रहे हो? अगर कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं, 100 में से उसने 10 शेयर जो है एक ट्रस्ट को बनाया और उनको बोला ये तुम ट्रस्ट में रखो और जब जब हम बोलेंगे वो आप अलॉट करना। तो जब तक वो किसी को ट्रांसफर नहीं करते तब तक ना वो मालिक के ना वो पब्लिक के। तो वो कैटेगरी जो होती है वो नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक है।
और इसका आगे जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो उसमें उसके एग्जाम्पल आएंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो टेक्निकली शेयर होल्डिंग पैटर्न में 3 टाइप की शेयर होल्डिंग हमको देनी पड़ती है, प्रमोटर ग्रुप की, पब्लिक की और नॉन पब्लिक की। तो इसमें जो भी ये डिक्लेरेशन है वो तीनों के कंटेक्स्ट में पूछेगा, राइट? चलो आशिता। Whether the listed entity has issued any convertible securities. कन्वर्टिबल सिक्योरिटी क्या होती है? मीन्स अपन डिपॉजिट में से इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में से प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी जो होती है, जो बाय डिफॉल्ट एज ए इक्विटी शेयर नहीं इशू होती, लेकिन जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, राइट? क्या आज आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उन्होंने बोला कि 5 साल बाद ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने आज डिवेंचर इशू किया, आपने कहा 3 साल के अंदर ये डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों जो सिक्योरिटी जो है, अब सिक्योरिटी में हमेशा पैस 3 एप्लीकेबल होता है, राइट? जब भी आप कोई सिक्योरिटी इशू करती हो पैस 3 फाइल करती हो, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगी तो पैस 3 फाइल करोगी। तो जब भी आपको सिक्योरिटी वर्ड आए तो आपको देखना कि क्या इसका पैस 3 फाइल होता है कि नहीं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके नीचे थर्ड आइटम देखो, वेदर लिस्टेड एंटिटी हैज इशूड एनी वारंट। वारंट क्या होता है? एनी आइडिया वारंट? खुशबू? सर डेफिनेशन तो नहीं पता, पर वारंट बेसिकली अगर हम बात करें कि एक कंपनी वारंट इशू कर रही है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो कंपनी क्या कर रही है? नहीं? तो अभी वारंट और कन्वर्टिबल सिक्योरिटी में फर्क क्या है? वारंट जो है वो एक ऑप्शन है। ऑप्शन है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे आप खरीद सकते हो और उसके लिए कंपनी को कुछ तो पैसा देना पड़ता है। लाइक अभी प्रमोटर को लगता है कि फ्यूचर में मेरे कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करता है कंपनी को कि आप मुझे वारंट इशू कर दो, मैं वो वारंट सुबह 100 रुपए के अंदर कन्वर्ट होंगे, 100 रुपए के इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो उसका 25% देता हूं आपको, 25 रुपए देता हूं, और मुझको आप ये ऑप्शन दे दो कि अगले 18 महीने में मैं आज के रेट पे कभी भी ये शेयर खरीद सकता हूं। समझे क्या? अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, और कोई आदमी बोलता है कि मुझे ना भरोसा नहीं है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या नुकसान में जाएगी, तो आप उसको क्या बोलते हो? ठीक है, आप 100% पैसा मत दो, मेरे को 25% पैसा दे दो, और इसके ऊपर मैं आज के रेट में आपको ब्लॉक कर देता हूँ कि आज 20 रुपए का रेट चल रहा है, तो मैं आपको 20 रुपए में ही शेयर दूंगा अगले 18 महीने तक। कल को अगर ये शेयर 50 का भी हो गया मार्केट में तो भी मैं आपको 18 रुपए पे दूंगा। तो ये जो ऑप्शन दी जाती है इसको हम वारंट कहते हैं। सिमिलर ऑप्शन जब हम एम्प्लॉइज को देते हैं तो वो ईसॉप कहलाती है। सर कंपलसरी ऑप्शन मींस लेना रहता है क्या? नहीं, इसमें कैसा रहता है, अगर आप नहीं लोगे तो जो अपफ्रंट पैसे, ऑप्शन तो आपकी चॉइस है। ऑप्शन का मतलब ये है कि इट इज ऑन योर ऑप्शन। वारंट में भी ऑप्शन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ऑप्शन जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, तो आप लो या ना लो आपका नुकसान नहीं होता। लेकिन वारंट के केस में 25% पैसा अपफ्रंट देना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपका वो पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेती है। तो वारंट भी एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स है, लेकिन उसके कारण कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑप्शन है। इसके लिए कोई पैस 3 फाइल नहीं होगा, पैस 3 फाइल नहीं होगा तो आपकी पेड अप कैपिटल नहीं बढ़ेगी। तो 2 और 3 में बेसिकली फर्क ये है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाती है और बाद में वही इंस्ट्रूमेंट चेंज होकर दूसरे इंस्ट्रूमेंट इक्विटी शेयर में बदल जाता है। वारंट के केस में सिर्फ एक लेटर दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको कि आप इस रेट पे अगले 18 महीने में आप कभी भी ये शेयर कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो तो आपका ये जो पैसा आपने 25% दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा। इसके लिए जब हम कभी प्रेफरेंशियल इशू का करेंगे ना तो उसमें ये कंसेप्ट आएगा। तो इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसने क्या लिखा है? नो, कि ना तो हमारी कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है। इसका मतलब हमें इसे क्या समझना चाहिए कि इसके पास सारे के सारे इक्विटी शेयर्स हैं। पहली लाइन से हमें क्या समझना चाहिए? इस कंपनी के पास सारे के सारे फुल्ली पेड अप शेयर है, राइट? थर्ड लाइन में हमको क्या समझना है? किसने कोई वारंट किसी भी इश्यू नहीं किया, कि किसी को भी ऑप्शन नहीं दिया है कि वो बाद में चाहे तो अपने वारंट को शेयर में कन्वर्ट कर सके। फोर्थ, खुशबू?
whether the listed entity has any share against which depository receipt are issued. अब डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है बेटा? ये वो होती है ना IDR या JDR इंडियन डिपॉजिटरी और इसका JDR। पर ये ठीक है, आप टेक्निकल मेरे को अगर एक लेमन में मेरे को आप समझाना चाहो तो ये क्या होता है? मुझे नहीं पता मार्केट कैसे चलती है, क्या होता है, तो अगर मुझे समझाओ ये क्या चीज है? लाइक आज नहीं पता ना आपको, आशिता? सर जैसा अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये इशू इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट और JDR इशू करके रखते हैं। तो वो होता क्या है? नहीं होता क्या, मतलब यहाँ पे इसने लिखा है वेदर लिस्टेड कंपनी हैज एनी शेयर अगेंस्ट विच डिपॉजिटरी रिसीट्स आर इशूड, इसका क्या मतलब होगा? ADR JDR हाँ बोलिए। नहीं वही कि अगर सामने सामने कुछ ऑप्शन में है क्या सिक्योरिटी के सामने ये चीज आसपास हो आप उसके, कैसा कंसेप्ट होता है? ADR JDR का कंसेप्ट क्या है? सिर्फ दो फर्क है ADR JDR में, बेस चीज सेम है। जो चीज अमेरिका में पैसा रेस कर रहे हैं तो ADR, अमेरिका छोड़ के कहीं पे भी कर रहे हैं तो GDR। पहला कंसेप्ट तो आप ये समझो। फिर सेकंड है डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी कौन होता है? NSDL CDSL। अब ये क्या करते हैं? इंडियन कंपनी लाइक इन्फोसिस है, वो अपने कुछ शेयर्स इशू करती है और इंडियन डिपॉजिटरी NSDL के पास जमा करा देती है, राइट? तो वो सेफ हो गए, उसके पास पड़े उसके लॉकर में NSDL के। वो बोलती है इसके अगेंस्ट में ना आप हमको कुछ रिसीट्स दे दो कि आपके पास हमारे इतने शेयर पड़े, राइट? उसने रिसीट दे दी। अब ये रिसीट जो है वो मार्केट, ओवरसीज मार्केट में वो किसी को बेचते हैं और उसके अगेंस्ट में पैसा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, शेयर्स जो है वो इंडिया में इशू होते हैं और इंडिया में ही रहते हैं। उसके अगेंस्ट में जो डिपॉजिटरी है वो आपको एक रसीद देता है और वो रसीद आप फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बेचते हो। लाइक आज आपको सपोज 1 करोड़ शेयर इशू करने हैं फॉरेन में, पैसा लेना है फॉरेनर से। तो दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली उसको शेयर इशू करो फॉरेनर को, ADR GDR की जगह आप सीधा उसके अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दो। दूसरा है आप वो शेयर डिपॉजिटरी जो है इंडियन बैंक है उसमें जमा करा के बैंक से वो रसीद लो और वो रसीद जो है वो वहां इंटरनेशनल मार्केट में बेच दो। तो जब ऐसा करते हैं तो उसको डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो कंपनी है उसने क्या आपने कुछ शेयर डिपॉजिटरी के पास जमा कराए हैं? तो हमने इसका आंसर दिया नो। तो इससे क्या पता चलेगा कि कंपनी ने कोई भी ADR GDR नहीं किया हुआ, क्योंकि वो शेयर्स जो है वो ना तो प्रमोटर के हैं ना पब्लिक के। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो बैंक के पास रहेंगे, उसमें ना तो ओनर का हक है ना पब्लिक का हक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में रिसीट इशू है और वो जो रिसीट है वो फॉरेन में डील हो रही है। तो आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो वो एक ब्लॉक ही दिखेगा हमेशा। तो ये जब आएगी एंट्री तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे इसको भरना पड़ता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, खुशबू बोलो। व्हाट इज लॉक्ड इन शेयर्स? हेलो सर वो उसको अच्छा हाँ आप बोलो ना, 5वां पॉइंट बोलो। whether the listed entity has any shares in locked in। अभी क्या होता है बेटा लॉक्ड इन शेयर्स? आइडिया नहीं है। अब कैसा होता है देखो, जब भी हाँ जी सर। लॉक इन शेयर्स वो होते हैं जैसे प्रमोटर के जब IPO जो इशू करते हैं सब 3 इयर्स लॉक इन शेयर्स रहे और उसके 3 इयर्स लॉक इन रहते हैं, वो इशू वो बेच नहीं सकते। यस, बिकॉज इसमें क्या कंसेप्ट है, जब भी कंपनी कभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है या फर्दर कैपिटल रेजिंग करती है तो सेबी बोलती है कि जो भी प्रमोटर इस कंपनी में है उसको अपने शेयर लॉक इन में रखने हैं ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रहे कि इशू आने के बाद प्रमोटर भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अगर नो है तो इसका मतलब लास्ट 2-3 साल में कोई भी इसका इशू नहीं आया हुआ है, नहीं तो प्रमोटर के शेयर मोस्टली लॉक्ड इन में दिखेंगे, राइट? तो अगर लॉक्ड इन में तो हमको वो डिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न में देनी पड़ती है कि कितने शेयर लॉक्ड इन में और कब तक लॉक्ड इन में। नेक्स्ट जो है ये 6 पॉइंट बोलेंगे क्या है, शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर प्लेजर इनकम पर, ये क्या होता है?
हेलो अगर शेयर होल्डर्स ने शेयर्स प्लेस किए, मींस कहीं लोन देके और उस पे कोई शेयर्स प्लेस किए गए, उस शेयर होल्डिंग का, उस शेयर्स का डिटेल्स देना होता है इसमें। प्लेज का मतलब क्या हो गया? प्लेज का मतलब है कि आपने वो शेयर्स जो है वो किसी और को गिरवी रख दिया। गिरवी रखना जैसे अपन गोल्ड प्लेज करते हैं, गोल्ड रखते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं, वैसे प्रमोटर भी शेयर एक असेट है। तो कई बार वो शेयर्स किसी के पास गिरवी रख के उसके ऊपर पैसा लेते हैं प्रमोटर्स। तो ये उसकी डिटेल हमको देनी पड़ती है। तो यहाँ इस कंपनी में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे प्रमोटर के शेयर प्लेज है, तो यस लिखा हुआ है। और किसने किया है? प्रमोटर ने शेयर प्लेज किया है। इसका मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो इसका मतलब प्रमोटर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आप गिरवी कब रखते हो? जब आप उसके ऊपर पैसा लेते हो। तो नॉर्मली अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप अपने शेयर प्लेज नहीं करोगे। तो जिन कंपनियों में प्रमोटर के शेयर प्लेज रहते हैं उनको लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, उसको उतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलता। ठीक है, 7th बताओ आशिता। The company has equity shares with differential voting rights. ये क्या होता है बेटा? Equity shares अगर means differential voting rights. सर ये पता है, but I can explain that. कोई भी जो भी आपको समझ आता है मैं ठीक करूँगा। सर अगर मीन्स इक्विटी शेयर्स ही है, बट उसमें अगर मीन्स किसी का है कि इतने साल में वो क्या बोलते हैं मैच्योर हो जाएगा, या इतने टाइम तक उसको अलग से प्रेफरेंस मिलेगा, कोई भी शेयर्स कुछ भी नया इशू आया तो नहीं, वो प्रेफरेंस शेयर। अब ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है। वेदर कंपनी हैज इक्विटी शेयर, सबसे पहले इक्विटी एक्स्ट्रा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। Giving the extra voting benefits in equity shareholders. लाइक अगर किसी ने एक शेयर इशू किया, उस एक शेयर पे उसको 2 शेयर का वोट दे सकता है वो। तो कई कंपनियों में, पुरानी जो कंपनियां थी उसमें डिफरेंशियल वोटिंग अभी अलाउड नहीं है लिस्टेड कंपनियों में, लेकिन पहले अलाउड था। सो उन कंपनियों में अभी भी आता है। लाइक अगर आप टाटा का देखोगे शेयर, तो उसके एक डीवीआर भी है। उसमें क्या है कि उसमें शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा है लेकिन वोटिंग राइट कम है। तो यहाँ पे वो डिटेल डालनी पड़ती है। तो हमारी कंपनी में अगर आप एससीसी की बात करो तो ये क्या बोल रही है कि इसमें ऐसा कोई शेयर नहीं इशू हुआ है, तो हर शेयर के ऊपर एक ही वोटिंग राइट है। अगर यहाँ पे यस है तो इसका मतलब है उस कंपनी ने ऐसे इक्विटी शेयर भी इशू किए हैं जिसपे डिस्प्रपोर्शनेट वोटिंग राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? नो। 8th पॉइंट अमोल बोलेंगे। 8th पॉइंट, Whether the listed entity has any significant beneficial owner. ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? अगर किसने शेयर होल्डिंग एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसका मेन ओनर बेनिफिशियल ओनर वो अलग होता है, उसके लिए कंपनी को फाइलिंग करना, जैसे कि बेन 1 बेन 2 फाइलिंग करना पड़ता है मेन ओनर ढूंढने के लिए। मेन ओनर, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी अगर किसी कंपनी में शेयर होल्डर सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स ही दिख रही हैं आपको प्रमोटर में, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल मालिक कौन है? तो उसके लिए एसबीओ के रूल्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से अपने को ओनर डिटरमाइन करना पड़ता है। तो हर लिस्टेड कंपनी को ये बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है कि नहीं। अगर है तो उसकी डिटेल देनी पड़ती है कि ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है जो इस कंपनी का मालिक है। तो इसमें अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल का नाम आता है जो ये बोलता है कि इस कंपनी का मालिक ये है, राइट। तो अब आपने ये देखो कि इसके हिसाब से अब यस नो कर रहे हो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उसी हिसाब से कॉलम अनेबल और डिसेबल होते हैं। अगर आप कहोगे पार्टली पेड अप शेयर नहीं है तो वहां पे पार्टली पेड अप शेयर का कॉलम डिसेबल रहेगा। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी नहीं है तो वो कॉलम डिसेबल रहेगा, वारंट का डिसेबल रहेगा, डीआर का डिसेबल रहेगा, लॉक इन का डिसेबल रहेगा, प्लेज का अनेबल हो जाएगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का डिसेबल रहेगा और लिस्टेड एंटिटी का एसबीओ का अनेबल होगा। तो इसके हिसाब से आगे की शीट जनरेट होती है। तो ये हमको ध्यान से भरना पड़ता है। तो खुशबू आई नहीं? चलो आशिता, ये क्लियर हुआ बेटा? अमोल आपको? यस सर। ये डिक्लेरेशन एकदम क्लियर है। अभी हमने 2 ही चीजें पढ़ी। पहले हमने जनरल इन्फो पढ़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न बनने में कि हमको कंपनी के बारे में सब डिटेल देनी है।
फिर हमने बोला कि कंपनी में सब डिक्लेरेशन देने की, पार्टली पेड है नहीं, कन्वर्टिबल है, वारंट है, डीआर है, लॉक इन है, प्लेज है। तो इसमें तो कोई ज्यादा जोर नहीं लगने वाला, वो कंपनी स्पेसिफिक रहता है। जिस भी कंपनी में जाओगे ये क्वेश्चन, सारा डिटेल आरटीए ही देगा क्या अपने? हाँ ये आरटीए के पास से आता है, और मोस्टली ये सब चीजें आप कंपनी में रहती है तो आपको खुद भी मालूम पड़ता है आपकी बैलेंस शीट देख के कि आपके पार्टली पेड है कि नहीं, डिवेंचर वारंट है कि नहीं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है ये समरी है। इसमें देखो सब ग्रे है, आप इसमें कुछ भी नहीं भर सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बर्ड आई व्यू में समझना है तो ये 3 कैटेगरी है, प्रमोटर, पब्लिक, नॉन प्रमोटर, नॉन पब्लिक, राइट। अब इसके पहले एक बार ना हम हेडिंग्स पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर की कौन सी कैटेगरी, तो हमने देखा 3 टाइप की कैटेगरी है, प्रमोटर है, पब्लिक है, और ऐसे लोग जो ना तो प्रमोटर में आते हैं ना पब्लिक में आते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। एक जो डिपॉजिटरी रिसीट वाले, जिस केस में हमने सिर्फ शेयर इशू किए और बैंक पे जमा करा दिए, तो उसका मालिक ना तो प्रमोटर है ना पब्लिक है। दूसरा जो हमने ईसॉप में ट्रस्ट को शेयर इशू किए, जब तक वो शेयर किसी को वो लोग अलॉट नहीं कर देते, वो ना तो प्रमोटर के रहते हैं ना पब्लिक के रहते हैं। तो यहाँ पे अगर इस कंपनी का आप समझने की कोशिश करो तो ये कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने, तो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ अगर आप देखो तो उसके शेयर होल्डर कितने हैं यहाँ पे, नहीं ये शेयर होल्डर कितने हैं, 258467, 2.5 लाख शेयर होल्डर है इसके। उसके बाद ऊपर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, इसकी टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 151 करोड़ शेयर है इस कंपनी ने इशू किए, जो 2.5 लाख शेयर होल्डर के पास है, राइट। तो 2.5 लाख शेयर होल्डर इस कंपनी के 151 करोड़ शेयर्स के मालिक है। किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 1 करोड़ होगा, इस तरह से ये 2.5 लाख के लोग मालिक है। और यही ब्रेकअप वो हमसे मांगते हैं कि ये जो लोग होल्ड कर रहे हैं ये 2.5 लाख, ये कौन लोग हैं जिनके पास ये 151 है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का बेसिक क्रक्स ये है कि आपको एक पेज में ये बताएगा कि ये जो 151 करोड़ शेयर है वो इस कंपनी में कौन कौन लोग कितने कितने % होल्ड कर रहे हैं, ये समरी है। अगर कोई पूछे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है कंपनी के टोटल शेयर्स कितने शेयर होल्डर किस किस % में होल्ड कर रहे हैं, ये बताता है आपको, राइट। अब सेकंड अगला कॉलम है पार्टली पेड, हमने नो किया था इसलिए ग्रे है, डीआर नो किया था हमने ग्रे है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे, 151 करोड़। अब इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो ए और बी, ये जो कॉलम है आपका, ये आपको क्या बता रहा है कि इस कंपनी की शेयर होल्डिंग कैसे बटी हुई है, परसेंटेज। ये क्या कह रही है अगर आपको समझना, बिकॉज हम बनाना अलग बात है लेकिन समझना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने 2 चीजें समझी इस पेज को देख के कि इस कंपनी में, क्योंकि आप जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपको क्या समझना, सबसे पहले समझना इस कंपनी में शेयर कितने और शेयर होल्डर कितने, वो आपको पहले 2 कॉलम से मालूम पड़ गया, राइट। कि इस कंपनी में 2.5 लाख शेयर होल्डर है और उनके पास 151 करोड़ शेयर है। अब वो परसेंटेज वाइज कितना है, तो ये कह रहा है कि प्रमोटर के पास 35% शेयर है और पब्लिक के पास कितने हैं, 65%। सो कल को अगर कभी एजीएम हुई और प्रमोटर कहे कि मुझको एमडी अपॉइंट करना है, तो अगर पूरी पब्लिक एक साथ हो जाए तो वो कैंसिल कर सकती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो किसी कंपनी में कंफर्टेबल होने के लिए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए जनरली, है ना। अगर जिस कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 51% है, वो प्रमोटर मोस्टली मनमानी कर सकते हैं अपनी, क्योंकि हर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो पास करा पाएंगे। और अगर उनकी शेयर होल्डिंग 75% है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में भी वो लोग चांस है उनको कि हर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर पाएंगे। तो जितनी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ऊपर होती है उतनी उनकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, जितनी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग नीचे है उतना उन लोगों को इन्वेस्टर से दब के रहना पड़ता है। लाइक अभी इन्होंने ये रेमुनरेशन किया कि मेरे को एमडी को 5 करोड़ रुपए देना है और इन्होंने मीटिंग में डाले, तो इनको पहले इन्वेस्टर से बात करनी पड़ेगी, सर हमारे प्लीज आप फेवर में कर देना, क्योंकि अगर इन्वेस्टर ने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा तो इनको रेमुनरेशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यों डाइल्यूट करते हैं, बिकॉज इनकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन खत्म है तो पैसा रेज करने के लिए ये अपने शेयर बेच के पैसा ले लेते हैं। जब ये कंपनी शुरू हुई होगी तो डेफिनेटली प्रमोटर के पास 51% से ऊपर शेयर होंगे, राइट। तो अभी तक जो हमने कॉलम पढ़े, कौन कौन से कॉलम में खुशबू पढ़ोगी,
कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर, इसमें क्या बताना पड़ता है? कि प्रमोटर है या पब्लिक है या नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक, तीन कैटेगरी होती है। नेक्स्ट, फिर नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इसके अंदर कितने शेयर है, कितने शेयर होल्डर है, मतलब अभी अब ये क्या बता रहे हैं? अभी देखो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको क्या बता रहा है कि 6 शेयर होल्डर प्रमोटर के कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं 151 करोड़ में से? 52 करोड़। 52 करोड़ कि 6 लोगों के पास 52 करोड़ शेयर है और बचे हुए 2.5 लाख शेयर लोगों के पास रफली 10 करोड़ शेयर है, राइट? 98 करोड़। 98 करोड़। हाँ, रफली राउंड ऑफ करो तो 100। आगे फिर नंबर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर, वो वहाँ पे अपन ने नो किया था तो इसलिए इसमें नहीं है। एंड नंबर ऑफ शेयर अंडरलाइंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो भी नो किया। टोटल नंबर शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, तो इसमें टोटल जितने प्रमोटर के पास है वो और पब्लिक के पास कितने हैं वो टोटल है। फिर शेयर होल्डिंग एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेटेड एज पर SCRR 1957। तो अभी परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है। 52 डिवाइड बाय 151 इज इक्वल टू 34.70, 98 डिवाइड बाय 151 इज इक्वल टू 65.30। से जो भी परसेंटेज है ये नीचे 151 करोड़ शेयर्स के ऊपर निकल रही है, राइट? कैलसी से अगर हम ये परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 52 करोड़ डिवाइड बाय 150 करोड़ इंटू 100 इज इक्वल टू 34.70। ठीक है, चलो अभी अगला नेक्स्ट कॉलम क्या है? नंबर ऑफ वोटिंग राइट्स। अभी नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ वोटिंग राइट कब होते हैं? जब कंपनी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट नहीं है। सो इस केस में क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट नहीं है, अगर होते तो क्लास वाई में आते, तो जितने भी शेयर्स हैं 151 करोड़ उतने ही वोटिंग राइट है। तो अगर मीटिंग होती है तो मैक्सिमम वोट कितने डल सकते हैं? 151 करोड़ शेयर्स, तो उतने ही वोट मैक्सिमम हो सकते हैं। सो ये परसेंटेज भी सेम रहती है। फिर कन्वर्टिबल सिक्योरिटी कितनी है, वारंट कितने हैं, उनके अगेंस्ट में कितने शेयर्स बनेंगे और उन सबको टोटल करने के बाद कितनी परसेंटेज बनती है। तो इस केस में ना तो कन्वर्टिबल सिक्योरिटी है ना वारंट है, और उनके अगेंस्ट में कितने शेयर्स इशू करेंगे। जल्दी एक शेयर पे, एक प्रेफरेंस शेयर पे एक इक्विटी शेयर है, तो जितने सिक्योरिटीज है उतने ही शेयर कन्वर्ट होकर निकलेंगे। तो ये शेयर्स यहाँ पे भरे जाते हैं, लाइक रीड ओनली है बिकॉज ये ग्रे में हमने नो किया हुआ है। तो यहाँ पे हमको देना पड़ता है कि हमने कितने, इस कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए होते तो यहाँ पे लिखती मैंने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, 50,000 वारंट इशू किए हैं, जो 1.5 लाख इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, उसके कारण टोटल इक्विटी ये चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे अपने को देना पड़ता है लॉक्ड इन शेयर की, इनमें से कितने शेयर लॉक इन में, और फिर लास्ट में देना पड़ता है प्लेज कितने। तो यहाँ पे अगर ये देखो 52 करोड़ प्रमोटर के शेयर्स में से 48 करोड़ शेयर प्लेज है, तो 92.18% शेयर होल्डिंग प्रमोटर की प्लेज में, तो उन्होंने गिरवी रखी हुई है। तो यहां से हमको यह भी मालूम पड़ता है। और फिर लास्ट में अगर आप देखोगे टोटल शेयर होल्डिंग का 31.98% प्लेज में। तो ये ऊपर की परसेंटेज निकल रही है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग से, और नीचे की शेयर होल्डिंग परसेंटेज निकल रही है टोटल शेयर होल्डिंग से। सो व्हेन 92.18 कैसे आया? इट इज 4839 डिवाइड बाय 52.49 इंटू 100, और ये शेयर होल्डिंग जो है दिस डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डिंग। सो एक समरी में ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का पेज हमको क्या बता रहा है कि इस कंपनी में 151 करोड़ शेयर 2.5 लाख शेयर होल्डर होल्ड कर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 6 शेयर होल्डर 52 करोड़ शेयर होल्ड कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज 34-65% है, और प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो 92% शेयर प्लेज पड़ी है, और टोटल कंपनी की शेयर होल्डिंग का 30.98% शेयर प्लेज में है। राइट, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलो अभी मुझे सबसे पहले ये पूछना है प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप होता क्या है? कोई बताएगा प्रमोटर क्या होता है? कंपनी के मालिक। ये मैंने आपको इजीली समझा दिया कि कंपनी के मालिक, लेकिन टेक्निकली प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है?
क्योंकि अब मैं बहुत सिंपल समझाना चाहता हूँ, जब भी आप लिस्टिंग कंपनी में जाओगे, किसी भी लिस्टेड कंपनी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, व्हाट इज प्रमोटर, क्योंकि हर चीज प्रमोटर से चलेगी। प्रमोटर शेयर लॉक इन। जो कंपनी स्टार्ट करता है उसका स्टार्टिंग में कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट रहता है। अच्छा, अभी मैं आपको इसका टेक्निकल बताता हूँ, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन लाइफ टाइम काम आएगी, तो इसको जरा ध्यान से करना। मैं भी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, नहीं आए तो बताना। ये स्क्रीन आई इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली। हाँ। चलो अभी ध्यान से देखो, प्रमोटर की बेसिक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन से आती है। अगर आपने एक बार ये समझ ली तो आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में बहुत कंफर्टेबली आप उनके अफेयर समझ सकते हो। तो प्रमोटर कहता है एक पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन ए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट और आइडेंटिफाइड बाय द इश्यूअर इन एनुअल टर्म। तो पहली कैटेगरी क्या बोल रहा है, किसी कंपनी ने अपना कोई ऑफर डॉक्यूमेंट राइट इशू किया, एफपीओ किया, उस ऑफर डॉक्यूमेंट में किसी को प्रमोटर दिखाया, या फिर जो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल किया उसमें किसी आदमी को प्रमोटर दिखाया, वो आदमी प्रमोटर होता है, पहली डेफिनेशन, राइट। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में क्या होगा, प्रमोटर कैसे आइडेंटिफाई होंगे, अगर इन लोगों ने कोई राइट इशू किया था, उसमें प्रमोटर की लिस्ट में इन्होंने अपने मालिकों के नाम बताए, मालिक, उनके रिलेटिव, तो वो प्रमोटर हुए। या फिर जो एनुअल रिटर्न हर साल एमजीटी 7 में फाइल करते हैं, उसमें भी पूछते हैं नंबर प्रमोटर एट द बिगिनिंग, एट द एंड, तो जितने नंबर वहां लिखे वो सारे के सारे प्रमोटर होंगे। इस डेफिनेशन में कोई डाउट है? लाइक रिलायंस के केस में अगर आप मुझे बताओ प्रमोटर कौन होगा, रिलायंस इंडस्ट्री के केस में? ठीक है, अंबानी होगा प्रमोटर। हाँ। दिखाओ, एक फोटो दिखाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। ये देखो, अभी जरा इसको समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ इसमें प्रमोटर कौन होगा। तो प्रमोटर ही लग रहे हैं, है ना। लेकिन अब किसी कंपनी में, अब दो टाइप की कंपनी है, देखो, एक अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, एक रिलायंस इंडस्ट्री है। तो अब सबसे पहले, जब तक इस सबका मालिक धीरूभाई अंबानी था, राइट, तो वो प्रमोटर था। ये कंपनी किसने शुरू करी, रिलायंस। धीरूभाई अंबानी। तो कोर प्रमोटर कौन हुआ, वो। तो जो भी रिलेशन निकलेगा, तो इन लोगों ने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में या कहीं पे भी अपने प्रमोटर का नाम क्या दिया होगा, धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी, पति पत्नी, इन लोगों ने चालू किया करके, राइट। अभी इनकी डेथ होगी, अब ये दो ग्रुप बन चुके हैं, एक है मुकेश अंबानी नीता अंबानी का ग्रुप, एक है अनिल अंबानी टीना अंबानी का ग्रुप। ये मुकेश अंबानी कौन सी कंपनियों का प्रमोटर होगा, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस रिटेल, जहां पे भी वो मालिक है। और अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल। तो यहां पे इस डेफिनेशन के हिसाब से जाओ पहले इसको, ये पूरी डेफिनेशन मैं आपको इस चार्ट से ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहली चीज है जिसका नाम ऑफर डॉक्यूमेंट में या एनुअल रिटर्न में आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो जो भी अगर कभी आज राइट इशू आया था मुकेश अंबानी का, तो उसमें उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया होगा कि हमारा प्रमोटर कौन है, मुकेश अंबानी के अनिल अंबानी लिखा होगा। एनीबॉडी अवेक? हाँ, लेकिन प्रमोटर की जब हम बात करेंगे, हम रिलेटेड पे भी आएंगे, लेकिन जब सबसे पहले मेन प्रमोटर की जब हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल मालिक कौन है। लाइक आपके पति की फर्म है, तो उसका प्रमोटर कौन होगा, सीए फर्म का, आपके आपका पति। हाँ, वो होगा, वही होगा ना। आप उसके साथ इनकंसल्ट होगी, उनके साथ में सेकंड कैटेगरी पे आऊंगा मैं। लेकिन जब भी आप ये बोलोगे कि जो फर्म है वो किसने फ्लोट की है, तो आप बोलोगी मेरे हस्बैंड ने, अगर उनके साथ कोई और पार्टनर है तो उसने, तो दो लोगों का नाम लोगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप कहोगी ये दोनों उनके प्रमोटर है, ये उसके पूरे कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, कोई कंपनी बनाएंगे उसको, तो उनको प्रमोटर दिखाएंगे। अगर आपने उसके आज फर्म को कॉर्पोरेट बना दिया, तो उनको आप क्या कह के दिखाओगे, प्रमोटर ही दिखाओगे हस्बैंड को।
Second definition लो, who has control over the affair of the issuer as a shareholder, director or otherwise. So रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर किसका कंट्रोल है? मुकेश अंबानी का, एज ए शेयर होल्डर, एज ए डायरेक्टर. फिर थर्ड लाइन देखो, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इश्यूर इज अकस्टम टू एक्ट. अब ये जो डेफिनेशन है ये कंपनीज एक्ट में भी यूज होती है, यहाँ पे भी यूज होती है. ये डीमिंग डेफिनेशन है. सपोज आज के दिन में धीरू अंबानी जिंदा होता, लेकिन उसके बाद ना तो शेयर्स है ना वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका कंट्रोल चलता था, तो वो इस कैटेगरी में फिट होता था. तो प्रमोटर में बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, तीन लोग जो है वो प्रमोटर माने जाते हैं. अगर आपको, आप किसी कंपनी में गए और आपको ये कुछ बताया नहीं और आपको बताओ कि हमारी कंपनी के प्रमोटर कौन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले उस कंपनी की एनुअल रिटर्न निकालनी पड़ेगी. लाइक आपको मैंने रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी बता दिया और आपको कुछ भी नहीं बताया, और सिर्फ आपसे पहला क्वेश्चन यही पोज किया कि मुझे बताओ मेरी कंपनी के प्रमोटर कौन है. तो आप क्या करोगी? सबसे पहले उसकी एनुअल रिटर्न निकालोगी, उसमें किस किस को प्रमोटर दिखाया है. तो वहां से आपको ये पहली क्राइटेरिया पूरा हुआ, आइडेंटिफाइड बाय इश्यूअर. फिर आप क्या करोगी? उनका लास्ट जो ऑफर डॉक्यूमेंट हुआ है उसको पढ़ोगी, उसमें किसको प्रमोटर दिखाया है. तो उनसे आप एक लिस्ट बनाओगी कि आपकी कंपनी में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को प्रमोटर दिखाया हुआ है. तो ये पहली डेफिनेशन हुई. सेकेंडली आप ये देखोगे कि शेयर होल्डिंग किसके पास ज्यादा है, जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स को एज ए डायरेक्टर. तो आप बोलोगे यहां तो मुकेश अंबानी की ही चलती है, सो दैट इज ए प्रमोटर. और थर्ड में कि क्या कोई ऐसा शेडो डायरेक्टर भी है जिसके ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो दिखता नहीं है, तो ये एक डीमिंग प्रोविजन है. मोस्टली बहुत कम यूज होता है लेकिन डीमिंग है. अब जिसके इसमें क्या लिखा है, अगर कोई कंसल्टेंट है जिसकी इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड काम कर रहा है, वो नहीं प्रमोटर माना जाएगा. बोर्ड ने एक एडवाइजर रख दिया और उससे पूछ के काम कर रहे हैं और वो एक सीए है, तो वो प्रमोटर नहीं आएगा. तो प्रमोटर की डेफिनेशन में आशिता ये बताओगे या मेरे को? अगर कुछ भी राइट इशू हुआ है उसका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है, या फिर एनुअल रिटर्न में जिसको प्रमोटर कंसीडर स्पेशली शो किया है, दैट इज आल्सो प्रमोटर. अगर जिसका कंपनी पे कंट्रोल है, मींस उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग है. और थर्ड पॉइंट इज जैसे जिसके इंस्ट्रक्शन पे कंपनी चलती है, ठीक है, इवन दो वो शेयर होल्डर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, लेकिन उसकी चलती है. फिर ये एक छोटी सी चीज इन लोगों ने ये बोली कि अभी शेयर होल्डिंग का कंट्रोल जो है वो जो म्यूचुअल फंड बैंक जो एज ए इन्वेस्टर 25% से 20% से ऊपर होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट में कि एनीबॉडी हु होल्ड्स मोर देन 20% इन शेयर होल्डर विल बी डीम्ड टू बी इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 20% होल्ड किया जस्ट एज ए प्रोफेशनल, तो वो प्रमोटर नहीं माने जाएंगे. ये सिर्फ एक एक्सेप्शन दिया उन्होंने नटशेल में. क्योंकि किसी कंपनी में अगर फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने 20% से ज्यादा शेयर कैपिटल खरीदी है, तो वो बोल रहे हैं अगर उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी है तो वो लोगों को आपको प्रमोटर नहीं मानना है. तो ये क्यों चाहिए हमें डेफिनेशन प्रमोटर की? अभी आपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा उसमें पहली कैटेगरी थी प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप. तो प्रमोटर ये है, तो प्रमोटर ग्रुप क्या होगा? देखो ये प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन है. हु इज द प्रमोटर ग्रुप ऑफ योर कंपनी? तो सबसे पहले प्रमोटर ग्रुप में मेन तो प्रमोटर हो गया मुकेश अंबानी, राइट. उसके बाद उसका इमीडिएट रिलेटिव. अब ये इमीडिएट रिलेटिव इस फोटो में पहचानो कौन कौन होगा. एनी स्पाउस ऑफ दैट पर्सन में कौन आएगा? नीता अंबानी, राइट. उसके पेरेंट में कौन आएगा? मुकेश अंबानी के पेरेंट में पेरेंट और कोकिला बेन अंबानी. ब्रदर और सिस्टर में कौन आएगा? अनिल, नीना और दीप्ति. ये सारे प्रमोटर की रिलेटिव्स है. फिर चाइल्ड ऑफ द पर्सन में कौन आएगा? आकाश अंबानी, निशा और आनंद. अब इन्होंने ये क्या लिख दिया ऑफ दिस स्पाउस, इसका क्या मतलब है? चाइल्ड ऑफ द पर्सन तो समझ में आ गया, मियाँ बीवी चाहिए बच्चों के लिए, तो ये ऑफ दिस स्पाउस कहां से है?
अगर उसने दूसरे बच्चे होंगे। अगर उसने दूसरी शादी की और उसकी बीवी के पहले भी बच्चे हैं, चाइल्ड ऑफ द पर्सन तो आपको समझ आता है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के बच्चे हैं। चाइल्ड ऑफ द स्पाउस का क्या मतलब है कि अगर उसने सेकंड शादी की और उसके पहले भी कुछ बच्चे थे तो वो भी इमीडिएट रिलेटिव माने जाएंगे, स्टेप्स डॉटर, स्टेप सन, राइट। तो ये लोग कौन हुए? ये प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में आए। तो कभी भी कंपनी में सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हु इज द कोर प्रमोटर। तो लाइक रिलायंस की कंपनी में कोर प्रमोटर हुआ मुकेश अंबानी, फिर उसके बाद देखना पड़ता है उसके साथ कौन कौन। अब यहीं पे जैसे अब आपकी डेफिनेशन आपके हस्बैंड की फर्म की कंटेक्स्ट में करूं तो आप किस कैटेगरी में आओगी? प्रमोटर ग्रुप की कैटेगरी में आओगी, स्पाउस ऑफ दैट पर्सन। कि मुकेश अंबानी की जगह आपने कोई हस्बैंड का नाम रखा तो इमीडिएट रिलेटिव में आप आओगे और आपके बच्चे आएंगे, तो आप प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में आ गए। यस सर। फिर उसके बाद अगर प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका क्या मतलब होता है? अगर किसी कंपनी के शेयर्स जो है वो एक कंपनी होल्ड कर रही है, इंडिविजुअल नहीं होल्ड कर रहे, तो और कौन कौन लोग प्रमोटर ग्रुप में आएंगे? तो वो कहता है कि अगर आपकी कंपनी की मालिक कोई और कंपनी है, लाइक रिलायंस की कंपनी के ऊपर जो शेयर्स है वो रिलायंस होल्डिंग होल्ड कर रही है, एक होल्डिंग कंपनी, तो उस होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी है और होल्डिंग है वो सब भी प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में आएंगे। अगर यहां पे मैं करके दिखाऊं, अगर एक्स लिमिटेड जो है ये ओन्स 51% शेयर ऑफ रिलायंस, राइट। तो कौन कौन प्रमोटर ग्रुप में आएगा? इसमें आएगा सब्सिडरी एंड होल्डिंग ऑफ एक्स, ये सब भी कहलाए जाएंगे प्रमोटर ग्रुप। तो अगर इन लोगों ने भी कोई शेयर होल्ड किए हुए, सब्सिडरी ने या होल्डिंग ने एक्स कंपनी के, तो वो भी हमको प्रमोटर ग्रुप की कैटेगरी में डालने हैं। फिर और कौन सी कंपनी आती है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द प्रमोटर होल्ड 20% और मोर ऑफ द इक्विटी कैपिटल और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड। अब ये कैसा कंसेप्ट है? अभी आपने ऊपर देखा है एक्स 51% शेयर रिलायंस के होल्ड कर रही थी, राइट। अब हमको देखना है कि प्रमोटर ग्रुप की कैटेगरी में यहां पे प्रमोटर कौन हुआ? एक्स। हमको ढूंढना है प्रमोटर ग्रुप कौन हुआ। तो वो ये कहता है कोई भी और कंपनी जिसमें एक्स ग्रेटर देन 20% शेयर होल्ड करता है, या इन वाई, तो वाई कंपनी भी प्रमोटर ग्रुप होगी, या फिर वाई कंपनी होल्ड्स ग्रेटर देन 20% शेयर इन एक्स, इन दैट केस आल्सो दिस वाई कंपनी विल बी प्रमोटर ग्रुप। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी हमने आइडेंटिफाई की अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि एक्स लिमिटेड जो है वो रिलायंस की प्रमोटर है, तो उस केस में प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में उस कंपनी का तो कोई इमीडिएट रिलेटिव हो नहीं सकता, जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां तो नील हो गया। हमने कहा था प्रमोटर ग्रुप जो होता है ये होता है प्रमोटर और इमीडिएट रिलेटिव। जब कोई कंपनी शेयर होल्डर है तो उसका तो कोई इमीडिएट रिलेटिव होने का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे उसके नील हो गया था कंपनी के केस में। अगर प्रमोटर बॉडी कॉर्पोरेट है, एक्स इज लिमिटेड इज द प्रमोटर, तो इसका कोई इमीडिएट रिलेटिव तो हो नहीं सकता। तो उस केस में कौन कौन इसके होंगे? सब्सिडरी, सपोज जेड इसकी सब्सिडरी है एंड होल्डिंग ऑफ एक्स ए, तो इस केस में जेड और ए जो है वो भी प्रमोटर ग्रुप कहलाएंगे। तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम क्या लिखेंगे? प्रमोटर कंपनी जो है वो है एक्स और प्रमोटर ग्रुप में ए एंड जेड। तो अगर इन लोगों ने रिलायंस में कोई शेयर होल्ड किया है तो वो हमको बताने पड़ेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। फिर सेकंड कैटेगरी में क्या बोला उसने कि कोई भी कंपनी जिसमें वो कंपनी 20% शेयर होल्ड करती है या कोई और कंपनी उसमें 20% होल्ड करती है। सो एक्स में अगर एक्स किसी कंपनी के 20% शेयर होल्ड करती है तो वाई भी प्रमोटर ग्रुप होगा,
या कोई दूसरी कंपनी वाई एक्स में शेयर होल्ड करती है तो भी वाई होल्ड होगा। तो इस केस में भी प्रमोटर एक्स हुआ और प्रमोटर ग्रुप, इसको हम जेड ले लो, चलो जेड होल्ड्स, तो जेड हुआ। तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में कौन आ जाएगा, वाई एंड जेड, क्योंकि हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाना है कि रिलायंस इंडस्ट्री में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो हमको ये सब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये मेरे को खुशबू बताओगी जरा इसको एक्सप्लेन करके, इन केस प्रमोटर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। चलो आशिता, अमोल, हेलो। देखो ये सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट वो समझा, और उसके बाद आपने जो बी पॉइंट वो क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, हाँ, क्लियर नहीं। ये देखो दोबारा बताता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इसको। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं, कोई नाम ही दे दो तो किसी कंपनी का, चलो एच, कौन सी कंपनी का नाम दो, चलो एचसीसी लिमिटेड, कोई और नाम देता हूँ, टीआई लिमिटेड, चलो टीआई लिमिटेड, इन विच दी प्रमोटर, प्रमोटर का नाम था एक्स लिमिटेड, होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये इतनी ट्रांसलेशन करो कि अगर टीआई लिमिटेड में एक्स लिमिटेड 20% शेयर होल्ड कर रहा है तो टीआई लिमिटेड भी प्रमोटर ग्रुप मानी जाएगी। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रमोटर के साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं। सो जिसका एक्स लिमिटेड जिस भी कंपनी में 20% शेयर होल्ड करके बैठी है वो सब उसके एसोसिएटेड कंपनी होगी, उनके ऊपर इसका कंट्रोल है। तो इस केस में एक्स लिमिटेड की प्रमोटर है और टीआई लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप होगी, क्योंकि एज एक्स होल्ड्स मोर देन 20% इन इट। अगर 20% एक्स होल्ड करती है टीआई लिमिटेड में तो एक्स को ये टीआई को बोल सकते हैं तुम ऐसा करो वैसा करो, तो ये टीआई एक्स लिमिटेड के हिसाब से काम करेगी, तो ये प्रमोटर से एसोसिएटेड कंपनी होगी। फिर अब सेकंड को पढ़ो, फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट, अब यहां पे आपने नाम ले लिया टाटा, ठीक है। अब ये कहता है टाटा होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द प्रमोटर एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड प्रमोटर थी सेकंड क्लॉज में, तो टाटा लिमिटेड क्या हुई, प्रमोटर ग्रुप हुई। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है एज टाटा लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 20% इन एक्स लिमिटेड। सो जैसा टाटा बोलेगी वैसे ही एक्स काम करेगी, क्योंकि इसकी मेजर शेयर होल्डिंग जो है, कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग, वो टाटा के पास है। क्लियर हुआ कि एक्सप्लेन करूं दोबारा? क्लियर हुआ कि जिसके पास अपना एज अ प्रमोटर अपनी किसी कंपनी पे कंट्रोल है या किसी का प्रमोटर पे कंट्रोल है, तो हाँ, वो दोनों कंपनी भी प्रमोटर ग्रुप कहलाएंगे। ये कहाँ लिखते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा, जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो ये डेफिनेशन क्यों आ रही है। अब ये देखो, ये तो था कॉर्पोरेट्स के बारे में। सी क्लॉज पढ़ो, ये कहता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कंपनीज और कॉम्बिनेशन होल्ड 20% इन दैट बॉडी कॉर्पोरेट और सेम कंपनी होल्ड्स 20% ऑफ द इशूअर एंड आर आल्सो एक्टिंग इन कंसर्ट। अब ये लैंग्वेज इतनी अच्छी यूज करते हैं कि समझने के लिए टाइम लगे। ये क्या कहता है, सपोज टाटा लिमिटेड है, और रिलायंस लिमिटेड है जो मेन आपकी कंपनी है जिसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न बना रही हो। अब रिलायंस लिमिटेड के 26% जो शेयर होल्ड कर रहे हैं वो है राम, और टाटा लिमिटेड के भी 26% राम होल्ड कर रहा है। तो इस केस में क्योंकि दोनों का शेयर होल्डर 20% सॉरी,
एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है, तो ये दोनों कंपनियां भी आपस में रिलेटेड होंगी और इनको प्रमोटर ग्रुप ही डिसाइड करना है। अब ये पढ़ो इस कंटेक्स्ट में, एनी बॉडी कॉर्पोरेट दैट मीन्स टाटा इन विच ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कंपनीज और कॉम्बिनेशन होल्ड 20%। सो यहाँ पे राम का नाम ले लो इनकी जगह, एनी ग्रुप कॉम्बिनेशन की जगह राम। वो कहता है राम होल्ड्स 20% ऑफ कंपनी इन टाटा एंड सेम सच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंपनी कॉम्बिनेशन दैट मीन्स सेम पर्सन राम also hold 20% or more of the equity capital of the issuer। issuer का मतलब है जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, रिलायंस। तो इस केस में ये जो टाटा है, दिस विल आल्सो बी ट्रीटेड एज प्रमोटर। जब दोनों का कॉमन शेयर होल्डर है जो 20% होल्ड कर रहा है, तो इस केस में जो दूसरी कंपनी है वो भी प्रमोटर ग्रुप में क्लासीफाई होगी। तो मैं कॉर्पोरेट को 2 मिनट में करता हूं। कॉर्पोरेट को यहाँ पे इश्यूअर है जिसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न बना रहे हैं, वो है रिलायंस। हमने आइडेंटिफाई किया इसका प्रमोटर है, एक नाम ले लेता हूं, रिलायंस होल्डिंग। अब हमने पहली डेफिनेशन के हिसाब से जब हम गए तो प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशनों में कौन कौन लोग आए। अब आपको जहां नहीं समझ आएगा मेरे को बोलना, आई थिंक यहां से अब आपको सब क्लियर होगा। पहली डेफिनेशन के हिसाब से आया सब्सिडरी एंड होल्डिंग ऑफ रिलायंस होल्डिंग। ये लोग प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में आएंगे। सेकेंडली, रिलायंस होल्डिंग अगर किसी में होल्ड कर रहा है शेयर, तो सपोज रिलायंस होल्डिंग इज होल्डिंग 20%, रिलायंस रिटेल वर्ड यूज करता हूं, क्यों? क्योंकि इसमें रिलायंस होल्डिंग होल्ड्स 20% स्टेक, तो ये भी प्रमोटर ग्रुप बन गई। थर्ड कंपनी का नाम लेता हूं, रिलायंस इंफ्रा। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंफ्रा होल्ड्स 20% इन रिलायंस होल्डिंग। नेक्स्ट, अब कंपनी का नाम लेता हूं, ये 2 डेफिनेशन कवर हुई, ए और बी। ए में था सब्सिडरी और होल्डिंग, दूसरी जिसमें कोई बॉडी कॉर्पोरेट 20% होल्ड करती है, ये किसी कंपनी में 20% होल्ड करता है। तीसरी थी, अब चौथा नाम मैं लेता हूं, रिलायंस, कौन सी ले लूं बोलो, जियो। क्यों? क्योंकि रिलायंस जियो एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या क्या करना तो होल्डिंग 20% होल्ड बाय तेरे को क्या क्या करना है, अंबानी। हम ये करने वाले हैं। अब मुझे बताओ कि ये कंसेप्ट क्लियर है कि कोई डाउट है? होल्ड बाय सेम पर्सन। चलो आशिता भी समझाओगे? उसकी अलग मैं चेक करके बता दूंगा तेरे को, मेरे को डाल दे, उसकी तो अलग होना चाहिए, दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ वो अलग होना चाहिए, बट वो देख के बता। नहीं इसमें जैसे अब ये बोर्ड मीटिंग में ये जो अलग है, तो क्या मैंने कभी इतना डिटेल में पढ़ा नहीं, कुछ काम नहीं पढ़ा बट इसमें कम है, छोटे स्मॉल अलग होते हैं, तो मैंने इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है। हाँ मुझे जरा भी एक्सप्लेन करके बताओगे जो मैंने एग्जांपल दिया उसके हिसाब से। हाँ ये लो। प्रमोटर ग्रुप अगर सब्सिडियरी इन होल्डिंग है कोई भी कंपनी, अपनी कंपनी का, नहीं स्टार्ट से शुरू करो, ईश्वर से शुरू करो। ईश्वर कौन है? जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बना रही है वो कंपनी कौन है? रिलायंस। सर ईश्वर रिलायंस है और उसका प्रमोटर रिलायंस होल्डिंग है। जो ये क्यों है? क्योंकि मैं इसके आगे लिख रहा हूँ ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इसलिए ये रूल लग रहे हैं आगे वाले। बोलो। और प्रमोटर ग्रुप में सर इसका जो भी सब्सिडियरी इन होल्डिंग कंपनी है ऑफ रिलायंस होल्डिंग वो आएगा फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में रिलायंस रिटेल, जैसे
वो कंपनी में रिलायंस में कोई भी 20% से ज्यादा स्टेक है जिसका भी होल्डिंग में जो प्रमोटर है उसके अंदर, हाँ वो आएगा। थर्ड पॉइंट में वही है, सेम चीज, बट वो जो रिलायंस की जो सेकंड पॉइंट है ना, रिलायंस रिटेल, उसका भी अगर 20% स्टेक है रिलायंस इंफ्रा में या रिलायंस इंफ्रा का इसमें है तो वो भी कंसीडर होगा। और रिलायंस जियो एंड रिलायंस होल्डिंग 30% ओन्ड बाय सेम पर्सन मुकेश अंबानी, अगर वही पर्सन का दोनों कंपनी में 20% स्टेक से ज्यादा तो भी वो प्रमोटर होगा। ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में अब वो रूल पढ़ो जो इन लोगों ने बोला था, क्या भी ये क्लियर है वर्डिंग, जो लॉ की वर्डिंग है ABC। वो कहता है इन केस प्रमोटर इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, पहली लाइन क्या कह रहा है? ए सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरी लाइन एडी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द प्रमोटर होल्ड 20% और मोर, और कोई और कंपनी उस कंपनी में 20% होल्ड करती है। या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट और उस कंपनी में दोनों एक ही आदमी होल्ड कर रहा है। सो उसके हिसाब से ये डेफिनेशन जो है प्रमोटर ग्रुप की आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अब नेक्स्ट केस है 17 के बाद तक थी तो कट ऑफ डेट तक एक सेकंड को करूं म्यूट, लो म्यूट कर दिया। ठीक है, कोई तो बोला मेरे को इनको म्यूट करो। कौन बोला? अभी जिसने बोला उसको पता। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब अगली लाइन पे आ रहे, प्रमोटर इज एन इंडिविजुअल, राइट। अब प्रमोटर इंडिविजुअल मतलब इसके प्रमोटर में हमने नाम रख दिया मुकेश अंबानी रिलायंस के। तो हमको किस किस को प्रमोटर ग्रुप में लेना है? अब यहाँ पे नाम देते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के आगे, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, चलो रिलायंस इंफ्रा, in which 20% or more of the equity held by the promoter or immediate relative of the promoter or a firm HUF in which promoter, एक एक आगे नाम देता हूँ। by the promoter मुकेश अंबानी, अंबानी और अंबानो हो गए। immediate relative of the promoter नीता अंबानी, ओके, और ए फर्म रिलायंस LLP और ए HUF इन विच ही और इज ए मेंबर अंबानी HUF। तो अब इस केस में वो क्या बोल रहा है, अब जरा इसको इस लैंग्वेज से पढ़ो। अगर रिलायंस इंफ्रा में मुकेश अंबानी या उसकी बीवी या उसकी फर्म या उसकी HUF 20% होल्ड करती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो भी प्रमोटर ग्रुप मानी जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट में पढ़, कभी भी पढ़ना तो ऐसे नाम दे दे के पढ़ना तो जल्दी होता है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल इन विच ए बॉडी कॉर्पोरेट एज प्रोवाइडेड इन ए अबव, दैट मीन्स रिलायंस इंफ्रा क्या करती है, होल्ड्स 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कॉर्पोरेट। तो इस केस में कौन प्रमोटर ग्रुप बनेगा? रिलायंस रिटेल। तो ये जो ऊपर हमने पहली कंपनी देखी रिलायंस इंफ्रा जिसमें 20% शेयर पर मुकेश अंबानी उसकी बीवी या LLP होल्ड कर रही थी, अब ये रिलायंस इंफ्रा किसी भी कंपनी में 20% होल्ड करेगी तो वो भी प्रमोटर ग्रुप बन जाएगी। तो रिलायंस रिटेल में अगर रिलायंस इंफ्रा 20% होल्ड कर रही है तो प्रमोटर ग्रुप होगी। Third, any HUF or firm in which aggregate share of the promoter and their relative is equal to more than 20% of the total capital। अब ये जो है any HUF, अंबानी HUF, अंबानी, ये सब एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको अभी शेयरहोल्डिंग पैटर्न में। और फर्म रिलायंस HUF, रिलायंस LLP, ठीक है, इन विच एग्रीगेट शेयर ऑफ द प्रमोटर एंड देयर रिलेटिव, प्रमोटर मतलब अंबानी मुकेश अंबानी एंड देयर रिलेटिव नीता इज इक्वल टू और मोर देन 20% ऑफ द टोटल कैपिटल। सो अगर इस अंबानी HUF में मुकेश और उसके रिश्तेदार 20% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हैं तो ये जो अंबानी HUF है वो भी प्रमोटर ग्रुप में आएगी। तो मैं आपको अब ये एग्जांपल दे रहा हूं, ईश्वर था
रिलायंस। प्रमोटर की कैटेगरी में आपने डिफाइन किया पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल करके मुकेश अंबानी या जो कंट्रोल में था। फिर ए के हिसाब से आपने कहा ऐसी कंपनी जिसमें मुकेश अंबानी, ए में हमने नाम लिया रिलायंस इंफ्रा। क्यों? क्योंकि इसमें मुकेश अंबानी, उसकी बीवी नीता अंबानी, उसकी HUF अंबानी HUF, उसकी फार्म रिलायंस LLP होल्ड्स ग्रेटर देन 20% शेयर। बी में हमने किया रिलायंस रिटेल। क्यों? क्योंकि इस रिलायंस रिटेल में रिलायंस इंफ्रा होल्ड्स ग्रेटर देन 20%। थर्डली हमने लिया अंबानी HUF जिसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उसकी फर्म होल्ड ग्रेटर देन 20%। तो इंडिविजुअल प्रमोटर के केस में 3 कैटेगरी आ गई। ऐसी कंपनी जिसमें ये लोग 20% होल्ड करते हैं, ऐसी कंपनी जिसमें वो कंपनी जो ए में लिखी है वो होल्ड करती है, या उनकी HUF जिसमें ये लोग 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं। और फिर एक्सेप्शन क्लॉज है, कोई इन्वेस्टर जो है अगर 20% होल्ड कर रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो उसको हम नहीं गिनेंगे। अब एक डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोगों ने क्लॉज पढ़ा, सिर्फ सम अप करता हूं। 2 चीजें पढ़ी हमने। एक पढ़ा प्रमोटर कौन होता है। हमने कहा जो ऑफर डॉक्यूमेंट में है, जो एनुअल रिटर्न में है, जो कंट्रोल में है, कंट्रोल मतलब मोर देन 20% शेयर होल्डिंग, और जो जिसके हिसाब से बोर्ड एकस्टम टू एक्ट है। एकस्टम टू एक्ट, ये मेन डेफिनेशन है, बहुत यूजफुल है जहां पे भी जाओगे। प्रमोटर ग्रुप में हमने पढ़ा 2 कैटेगरी पढ़ी। फर्स्ट, प्रमोटर जो है कॉर्पोरेट है, प्रमोटर कॉर्पोरेट है। तो उस केस में हम लोगों ने क्या लिया, हमने ये एग्जांपल लिया। प्रमोटर अगर कॉर्पोरेट है प्रमोटर कॉर्पोरेट है तो उसकी सब्सिडरी, उसकी जिसमें वो 20% होल्ड कर रही है, जिसमें वो कंपनी 20% रिलायंस होल्डिंग होल्ड कर रही है, या फिर जिसमें सेम पर्सन होल्ड कर रहा है। राइट। सेकंड कैटेगरी हमने ली, प्रमोटर जो है वो इंडिविजुअल है। प्रमोटर इंडिविजुअल है। तब हमने डेफिनेशन उठाई, ये वाली। इस केस में इन लोगों को प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप मानना है। हेलो। हो गए, सब सो गए। हेलो। हाँ सर। मुझे लगा कि सब सो तो नहीं गए। हाँ चलो, अभी कोई मुझे 1 मिनट में एक्सप्लेन करेगा। चलो अपना खुशबू आप मेरे को कॉर्पोरेट वाला एक्सप्लेन करो, और आशिता आप मेरे को इंडिविजुअल वाला करो। कौन सा सर? आप मेरे को प्रमोटर अगर कॉर्पोरेट है तो क्या है वो करो। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप क्या होता है? हेलो। ये लो, मैंने नीचे किया। मेरे को पहला वाला पोर्शन को एक्सप्लेन करके बता दो। स्क्रीन इशू नहीं हो रहा है, कौन सा है? प्रमोटर ग्रुप, प्रमोटर कॉर्पोरेट, ये शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन पे क्या आ रहा है?
एक सेकेंड, शेयर, बोलो अभी क्या आ रहा है स्क्रीन पे? हेलो, सर आ रहा है प्रमोटर कॉर्पोरेट। हाँ तो ये कौन, जिसने बोला वही एक्सप्लेन करे अभी। अच्छा सर, प्रमोटर कॉर्पोरेट ईश्वर रिलायंस है और प्रमोटर रिलायंस होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ, और प्रमोटर ग्रुप उसका जो कंसीडर होगा सब्सिडियरी, उसका बॉडी कॉर्पोरेट का जो भी सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी है। उसके बाद सर सेकंड में रिलायंस रिटेल, जिसका 20% स्टैक है रिलायंस में, रिलायंस होल्डिंग में। उल्टा, रिलायंस होल्डिंग उसका 20% होल्ड कर रही है, रिलायंस होल्डिंग उसका 20% होल्ड कर रही है। ओके सर। और रिलायंस इंफ्रा, तो रिलायंस इंफ्रा होल्ड 20% इन रिलायंस होल्डिंग, ये रिलायंस होल्डिंग में है सर। यस। ओके, और सर 4 पॉइंट में रिलायंस जियो, तो रिलायंस जियो रिलायंस होल्डिंग 20% होल्ड बाय सेम पर्सन मुकेश अंबानी, जो प्रमोटर है। इसमें से मुकेश अंबानी दोनों कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है 20%। चलो अभी खुशबू आप इंडिविजुअल का बताओ प्लीज। अरे बच्चे, हाँ चलो आशिता आप ही कर दो आगे। सर प्रमोटर इंडिविजुअल, उसमें ईश्वर रिलायंस है और प्रमोटर उसका मुकेश अंबानी है जो इंडिविजुअल है। तो उसके लिए आएगा जैसे रिलायंस इंफ्रा, उसमें अगर उनका 20% स्टेक ज्यादा है, मीन्स HUF LLP है जो भी है, तो वो कंसीडर होगा। तो रिलायंस रिटेल, तो रिलायंस इंफ्रा होल्ड्स मोर देन 20%। और थर्ड पॉइंट में अंबानी HUF जो भी रहेगा उसमें मोर देन 20%। ठीक है, सो ये बेसिकली प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन हुई। और इसमें प्रमोटर की टाइप क्या रहती है? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, ये हमने पढ़ा। फिर इंडियन और फॉरेन, ये दो टाइप के हो सकते हैं। सो बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए ये कंसेप्ट अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रमोटर क्या होता है और प्रमोटर ग्रुप क्या होता है। सो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि अभी ब्रेक लेना है और आधे घंटे बाद आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न करने में, जो कम से कम 1 घंटा लेगा, कि कंटिन्यू करना है? ओपिनियन पोल। सर कंटिन्यू कर लो। अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसे लंच वगैरह करना है तो ठीक है। नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है, आप तो लोगों फिर को करना कंटिन्यू तो ठीक है। तो अभी हम, मतलब वी आर ओके। हाँ तो ठीक है, चलो अभी आखिरी पेज ही बचा है। तो देखो अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे समरी में, अब देखो ये वर्ड आप शायद आप रिलेट कर पाओगी कि पहले डेफिनेशन में पूछ रहा है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की इस कंपनी में कितनी शेयर्स है। तो आपको पता है प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप किसको कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको प्रमोटर्स की ब्रेकअप दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, समरी हो गई हमारी, शेयर होल्डिंग पैटर्न चलता कैसे है। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर मैं इसको जूम करूं तो स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है। हाँ मैं शेयर करता हूँ, शेयर स्क्रीन, शेयर, राइट। तो ये वो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो हमको भरना पड़ता है। ठीक है, दिख रहा है अभी? एक्सेल दिख रही है? हाँ सर। तो ये देखो इसके सेक्शंस कितने हैं। पार्ट ए है स्टेटमेंट शोइंग शेयर होल्डर ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, जो कि बटा है इंडियन में और फॉरेन में। फिर दूसरा है पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो बटा है इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, नॉन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग, और नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग में। और टोटल ग्रैंड टोटल आ रहा है, और फिर उसके बाद नोट्स आ रहे हैं, राइट। तो अभी हम एक एक करके समझते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले पोर्शन में हमने समरी से लिंक करेंगे। हम प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं, अब ये ब्रेकअप है। हमने ऊपर पढ़ा कि प्रमोटर जो है 6 प्रमोटर 52 करोड़ शेयर होल्ड कर रहे हैं। अब हमें इसका ब्रेकअप चाहिए कि कौन कौन से प्रमोटर इंडिविजुअल है, पब्लिक है, कॉर्पोरेट है, क्या है।
तो उसके लिए लाइन से आते हैं। होम, क्लोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे पहले इन्होंने क्राइटेरिया बांटा इंडियन प्रमोटर को 4 कैटेगरी में डाला कि इंडिविजुअल और एचयूएफ कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक कितने हैं, एनी अदर कितने हैं, उनका नाम पूछ रहा है, और टोटल कितने हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो 6 शेयर होल्डर्स को, 6 प्रमोटर्स को इन्होंने करेक्ट किया। सबसे पहला एक चीज ध्यान रखो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी सबमिट होता है तो उसके अंदर जो भी शेयर होल्डिंग है वो पैन के ऊपर कंबाइन कर देते हैं। तो अगर एक आदमी ने 5 डीमेट अकाउंट होल्ड किए हुए हैं तो वैसे में नंबर ऑफ शेयर होल्डर 5 कहने चाहिए, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए क्लब करके पैन के बेस पे हम उसको एक ही बोलते हैं। तो जब यहाँ पे पहला कॉलम है इंडिविजुअल एचयूएफ, तो यहाँ पे कैटेगरी अगर हम दिखाएं तो ये देखो, ये कहता है अजीत गुलाबचंद, शलाका गुलाबचंद। हमारे केस में अजीत गुलाबचंद जो है वो इंडिविजुअल है और वो प्रमोटर है, और शलाका को भी हम लोगों ने प्रमोटर में दिखाया। तो यहाँ पे हमें उसकी डिटेल देनी है कि उसका पैन नंबर क्या है, कितने शेयर होल्ड कर रहा है, और उसकी परसेंटेज कितनी है, और उसमें से कितने डीमेट में है। तो हमें पता कि प्रमोटर के जितने भी शेयर्स हैं वो सब उसमें डीमेट में होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो इंडिविजुअल जो प्रमोटर्स हैं वो 21 लाख शेयर होल्ड कर रहे हैं कंपनी में, रिप्रेजेंटिंग 0.14%, और उनके कोई भी शेयर प्लेज नहीं है इंडिविजुअल प्रमोटर्स के, और टोटल की टोटल शेयर होल्डिंग उनकी डीमेट में, राइट। सेकंड, उसमें एनी अदर में हम लोगों ने स्पेसिफाई किया कि प्रमोटर में 4 बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, ये उनके नाम है, उनका पैन नंबर है, उनके कितने शेयर है। तो 52 करोड़ शेयर्स इस कंपनी में, एचसीसी जो कंपनी है उसमें 52 करोड़ शेयर्स जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट्स के पास है, जो प्रमोटर्स की कंपनी है। अब ये कैसे हुआ, इनकॉन होल्डिंग, फाइनेंस, शलाका, इन सब में जो प्रमोटर थे, जो अभी हमने पढ़ा हुआ अजीत गुलाबचंद या शलाका गुलाबचंद, उनकी शेयर होल्डिंग मोर देन 20% है। तो इसलिए ये लोग प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये हमको ये बता रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट्स जो है जिनका पैन नंबर ये है, जिनके पास इतने शेयर्स हैं, जो टोटल का 34.56% होल्ड करते हैं, और उसके अंदर से प्लेज जो है 48 करोड़ शेयर प्लेज है 92.56%, और उनकी एंटायर शेयर होल्डिंग डीमैट में है, राइट। तो हमको दोनों चीजें देनी पड़ती है, एक कि उनके कितने शेयर्स हैं और उसकी कितनी परसेंटेजेस है। अब फॉरेन शेयर होल्डिंग, अगर प्रमोटर में कोई फॉरेनर्स भी है, अगर सपोज कोई रिलेटिव जो है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, या कोई कंपनी है जो बाहर की है, तो उन सब की डिटेल फॉरेन में आता है। तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब आप देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि इस कंपनी में सारे के सारे प्रमोटर्स इंडिविजुअल हैं, उसमें से 2 इंडिविजुअल है, 4 कॉर्पोरेट्स हैं, सब मिलके 34% शेयर होल्ड करते हैं, जिसमें से 0.14 इंडिविजुअल के पास है और 3456 प्रमोटर्स के कॉर्पोरेट्स के पास है, और टोटल शेयर्स में 92% शेयर इन लोगों ने प्लेज किया, और 100% शेयर होल्डिंग डीमैट में। और फॉरेन में भी सेम कैटेगरीज है, इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एनी अदर है। अब पब्लिक शेयर होल्डर की बात करो, जो आदमी मालिक नहीं है लेकिन उन्होंने एज ए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो कैटेगरीज कौन कौन सी है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? अमोल, आशिता, खुशबू, अनीता, रितु, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? कलेक्टिव इन्वेस्ट। हाँ, म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है, जो इंडिविजुअल लोगों से पैसा लेते हैं, सबका पैसा लेके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो अननोन एरिया में पैसा देते हैं, नए फील्ड्स में। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? अभी ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट रूट्स है वो डेट इक्विटी है,
कि जो भी है वो इक्विटी शेयर में सब्सक्राइब करे, इसमें करे। तो ये फंड जो है इसके अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी सब्सक्राइब करते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का काम है, ये म्यूचुअल फंडों में भी सब्सक्राइब करेंगे, अदर देन इक्विटी और इंस्ट्रूमेंट में भी सब्सक्राइब करते हैं। ये पूरा सेबी से रेगुलेट होते हैं, ये अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर है। तो इनका ये पता कैसे चलता है कंपनी को, जब ये डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें ये अपने आप को कैटेगराइज करते हैं। जब हमको ये शेयर होल्डिंग आती है तो रजिस्टर जो भी अपना शेयर ट्रांसफर एजेंट है तो हमको कैटेगरी वाइज इन सब की शेयर होल्डिंग देता है, और हमको इनके आगे सिर्फ डिटेलें भरनी पड़ती है, क्या कितने शेयर होल्डर्स है और कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं, ऐसा हम इसमें भर सकते हैं। फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर क्या हुआ, जो फॉरेनर्स है लेकिन उनका भी काम यही है ग्रीनफील्ड वेंचर्स में इन्वेस्ट करना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो अपने इंडिया से, अपने कंट्री के ऑफ ओरिजिन से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन म्यूचुअल फंड है, फॉरेन पीएफ है, जो अपने देश में, सुबह एक अमेरिका का फंड है जो अमेरिका छोड़ के बाहर के कंट्रीज में कर रहा है। तो हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया से बाहर का अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और ये जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी और सेबी पे रजिस्टर्ड है, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहलाएगी। इसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अभी दो चेंज होके एफपीआई हो गए। तो अगर आपको एफआईआई दिखे तो भी वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में क्या आता है, आईएफसीआई, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उनकी जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो हमको यहां पर भरनी है। ये रफली मैं आपको 2 मिनट में करके दिखाऊंगा। इंश्योरेंस कंपनी में क्या आएगा, एलआईसी, जीआईसी। तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपकी कंपनी के शेयर्स में होल्ड कर रही है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है कि कितनी इंश्योरेंस कंपनी है और कितने शेयर होल्ड कर रही है। प्रोविडेंट फंड, एनी अदर। तो ये जो कोई भी इंस्टीट्यूशंस है ये इन कैटेगरीज में है। तो आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है उनमें से कितनी इंस्टीट्यूशन कितने कितने शेयर होल्ड कर रही है वो हमको यहाँ पे डाटा एंट्री करके देना पड़ता है। लाइक अगर मेरे को अभी भरना है कि 100 शेयर्स में मैं सब डिलीट करता हूं तो ये मुझे कैसा मिलेगा, ये मैंने डिलीट किया तो मेरे को ये शीट ऐसे मिलेगी। तब मुझे ये भरना है कि मेरी कंपनी में 2 म्यूचुअल फंड है जो 1 लाख शेयर होल्ड कर रहे हैं, 3 वेंचर फंड है जो 5000 शेयर होल्ड कर रहे हैं, इतने अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जो 6000 होल्ड कर रहे हैं। ऐसे मुझे ये डाटा इसमें भरना पड़ता है जिससे टोटल जो शेयर होल्डिंग है वो हमारी टोटल शेयर होल्डिंग से मैच करे। तो ये बेसिकली डाटा फीडिंग है, इसलिए डाटा फीडिंग से अच्छा जो लेफ्ट के कंसेप्ट है वो अपने को क्लियर होने चाहिए। फिर गवर्नमेंट कितने शेयर होल्ड कर रही है हमारे अंदर, अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट की भी शेयर होल्डिंग है, लाइक अभी हम लोग ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी में गवर्नमेंट कितनी रहेगी, 3 गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कितने शेयर होल्ड कर रही है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग में खुशबू आप मुझे बताओगे ये कौन कौन सी कैटेगरीज है और जरा क्या क्या है ये। जब सबसे पहले हमने प्रमोटर पढ़ा, प्रमोटर में हमने पढ़ा इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर है, अदर में बॉडी कॉर्पोरेट्स थी और वही इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है। अब सेम लाइन पे जब हम इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहे हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर नहीं है, तो मुझे प्लीज एक्सप्लेन करो कि क्या क्या कैटेगरीज है, कौन है। अमोल, कौन जाग रहा है जो भी सोया नहीं अभी सुन के, एनीवन? अमोल, आशिता, खुशबू, अनीता, एनीबॉडी देयर? कोई जाग रहा है क्या? सर बोलो ना। अरे बोलो ना, एक्सप्लेन करो मेरे को। क्या इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में क्या क्या कैटेगरीज है? इंस्टीट्यूशनल में एलआईसी। नहीं, लाइन से शुरू करो। म्यूचुअल फंड में क्या आएगा? म्यूचुअल फंड्स मतलब जो पूरी पब्लिक मिल के आती है, अपने पैसे म्यूचुअली डिसाइड करती है, एक मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर को दे देती है, दे इन्वेस्ट समवेयर। म्यूचुअल फंड्स अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड आता है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड आता है, आईसीआईसीआई हाँ म्यूचुअल फंड्स है, वो लोग सबके पैसे ले लेते हैं और कंपनियों में लेते हैं भाई आपको 100% रिस्क में डालना है, 50% रिस्क में डालना है, 50% सेफ डालना है, दैट वी डिसाइड थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म
अकॉर्डिंग टू दैट उतना पैसा वो लोग उस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने शेयर्स लिए हुए हैं तो पब्लिक से पैसा लिया और उन्होंने वो पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं कि हमारी कंपनी में 2 म्यूचुअल फंड है, तो इनके नाम भी रहेंगे हमारे पास। इन्होंने तो मतलब इतना पैसा रिस्की है हमारा, ऐसा इतना पैसा उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। हाँ, वेंचर कैपिटल फंड बोल, वही ना, कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, उसके लिए कैपिटल रेज करके फंड क्रिएट किया। हाँ, तो उनका यहाँ पे क्यों नाम आ रहा है, क्योंकि वो पैसा जो रेज किए, अगर वो पैसा उन लोगों ने हमारी कंपनी में शेयर्स लिए हैं तो उनका नाम यहाँ पर आएगा। हाँ, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब यही है, बताना पब्लिक को कि हमारी जो शेयर होल्डिंग है वो किस किसने कितनी होल्ड की हुई है, हमारे पास कितने टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स है। हाँ, तो उसमें वेंचर कैपिटल कितने हैं, अल्टरनेटिव। जिस कंपनी में ये जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर 0 रहते हैं, उसका मतलब है कि उस कंपनी में प्रोस्पेक्ट्स कम है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल है, ये मतलब अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं है। हाँ, ये इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और जब ये कंपनी किसी में कम होने शुरू हो जाए तो आप समझो कि ये लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस कंपनी में भी नुकसान होने वाला है, तो अपना वो पोर्टफोलियो शिफ्ट कर देते हैं। अगला बोलो, CDEFG बोल दो फटाफट। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? अल्टरनेट पता नहीं, आप बताओ। जो इक्विटी मतलब अदर देन इक्विटी डेट, अदर देन इक्विटी डेट, अगर कोई इन्वेस्टर्स है तो दे आर सो कॉल्ड एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। देन फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड्स, मतलब वही वेंचर कैपिटल है लेकिन फॉरेन के वेंचर। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ वेंचर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर लाइक म्यूचुअल फंड्स ओनली। इंडिया में जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, वो फॉरेन के वही पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। दे जनरेट, मतलब वो फॉरेन होल्डर्स की मनी लेते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा लेके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और ये LIC GIC जो भी है सब। इंश्योरेंस, एक मिनट, एफ में LIC GIC नहीं है। लाइक अदर देन बैंक्स, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो। इंश्योरेंस कंपनी में सारी इंश्योरेंस और मतलब रजिस्टर्ड अंडर IRDA, वैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, अपना जो EPFO है, EPFO गवर्नमेंट वाला सेक्टर, बस। NPS, बराबर है, उनके पास भी तो बहुत पैसा है। तो वो भी इन्वेस्ट करेंगे ना, बट वो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट इनटू प्राइवेट। ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको। मतलब उनको ऐसा है, पब्लिक का पैसा सेफ जगह डाल देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं डालेंगे आपकी कंपनी में, कभी नहीं डालेंगे। दे विल इन्वेस्ट, दे विल बाय शेयर्स ऑफ ओनली गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशन। ये था इंस्टीट्यूशन, दैट मींस मतलब जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट, नहीं कॉर्पोरेट में अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स, अदर देन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स है वो ये कैटेगरी है। ओके, ये सबके सब इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स है, सेबी रजिस्टर्ड रहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशन, उसमें जो कैटेगरी देनी पड़ती है, हमें इंडिविजुअल्स देने पड़ते हैं जिनके पास 2 लाख से ज्यादा और 2 लाख से कम हो। NBFC बताओ, 2 लाख का जो 2 लाख है वो स्मॉल इन्वेस्टर है, जिनके पास 2 लाख से कम है, दैट मींस 20,000 शेयर्स है। कहाँ पे लिखा है ये 2 लाख का डेफिनेशन? ये है स्मॉल इन्वेस्टर की डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, स्मॉल इन्वेस्टर, राइट। ठीक है। ओके, तो जिनके पास 20,000 से, अभी 2 लाख से कम की नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, इस केस में जिसके पास भी 2 लाख शेयर से कम है, इस कंपनी में ऐसे 2.5 लाख शेयर होल्डर है जिनके पास 2 लाख से कम है, तो ये एकदम रिटेल इन्वेस्टर हो गए। फिर उसमें HNI कौन हुए, जिनके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर है। थर्ड कैटेगरी हुई NBFC, जो RBI से रजिस्टर्ड है। फिर एम्प्लॉय ट्रस्ट, अगर एम्प्लॉइज के पास, अपने ट्रस्ट के पास पैसा दिया है। ओवरसीज डिपॉजिटरीज होल्डिंग DR, एनी अदर्स। एनी अदर में क्या क्या कैटेगरीज आ जाती हैं? एनी अदर कैटेगरीज में आ जाती है NRI आ जाता है, IPF, अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट, HUF। उसके बाद फिर ये जो नीचे 2 कॉलम है, डिटेल ऑफ शेयर होल्डर एक्टिंग एज कंसल्ट इन पब्लिक। जल्दी ये डिटेल हमको नहीं मिलती है कि कौन किसके साथ मिलके काम कर रहा है, पर प्रमोटर में हमको ये मिल जाती है। और ये जो है डिटेल ऑफ शेयर्स विच रिमेन अनक्लेम फॉर पब्लिक, इस कैटेगरी में जो भी पैसा हम लोग IPF में डालते हैं वो हमको डालना पड़ता है यहाँ पे, राइट। उसके पीछे और टेबल फॉर्म में नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक में 2 कैटेगरी है, एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट और कस्टोडियंस।
इन सब का टोटल मिला के जो शेयर होल्डिंग आती है, तो 3 कॉलम बन रहे हैं, A प्लस B प्लस C। A इज प्रमोटर शेयर होल्डिंग, B इज पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड C इज नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक। तो इस सब की समरी जो बोल रही है कि 2.5 लाख शेयर होल्डर 151 करोड़ शेयर होल्ड कर रहे हैं, जिसकी ब्रीफ समरी है अगर मैं आपको बोलूं 34.70% प्रमोटर्स के पास है, 5% म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं, अल्टरनेट फंड 0.11% होल्ड कर रहे हैं, 11% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास है, बैंक 12% होल्ड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी 0.55% है और रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में 23 और 5 रफली 30% होल्ड करता है। और एनी अदर जो है इसकी अगर हम ब्रेकअप लेंगे तो इसके में आगे HUF, IEPF, LLP, NRI ट्रस्ट ये सब मिलके 5% शेयर होल्ड कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भरने के बाद अब आप इसको करते हो वैलिडेट। ठीक है, तो सब वैलिडेट होने के बाद आप जाते हो होम पे, जनरल इन्फो, होम। अब यहां पे आप करते हो, हमने पहला प्रोसेस किया था वैलिडेट ऑल शीट करना, फिर ये सब चेक करेगा कि आपने सारी रिपोर्ट्स बराबर बनाई है कि नहीं। ठीक है, अभी सक्सेसफुली वैलिडेट होने के बाद ये पहला स्टेप था। फिर हम जनरेट एक्सएमएल करते हैं। अब वो है क्या फाइल जो बनती है वो अभी अपने को दिखेगी, और ये हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, सेव। और एक फाइल हम बनाते हैं, पहले देख लेते हैं एक्सएमएल दिखती कैसी है डेस्कटॉप पे, जो हमको करना है फाइनली। ये फाइनल आउटपुट है। अब ये नोटपैड में नहीं खुलेगी, ये खुलेगी गूगल क्रोम में, हमने पढ़ा था अभी। ओपन विद, नहीं ये नहीं खुलेगी। ये ऐसी कुछ कोड वाली फाइल बनती है जो सिस्टम ही आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये फाइनल आउटपुट है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये सही भरा है कि नहीं भरा है? तो उसके लिए हमको रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है। और वो रिपोर्ट जो है वो यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में रहती है, और उसको हम चेक करते हैं। अगर वो ठीक होती है तो ये जो एक्सएमएल फाइल जनरेट हुई है वो हम उसको BSC में फाइल करते हैं। अब ये कैसी दिखती है रिपोर्ट, हमारे सारे काम की मेहनत। ठीक है, खुलेगी, थोड़ा स्लो है। खुल जा से। हेलो। हाँ बढ़िया, बोलो। वेटिंग फॉर कैश। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है, खुलेगी, नहीं तो मैं करूंगा। अभी इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो किसी को। नाम पूछो, अमोल, अनीता, आशिता, खुशबू, केमीमानी जी। चलो, आई थिंक
सर वो एमई अगर आप बताने कौन सा बेटा? अगर आप मेल तो कौन? कैटेगरी आपने बोला ना हाँ। डिटेल फिर एक बार हाँ ये देखो, ये एनी अदर जो है, इसमें देखो क्या क्या कैटेगरी आती है। एचयूएफ, हाँ आईपीएफ जो पैसा हम, जो शेयर्स हम गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म्स, एनआरआई, ट्रस्ट और नॉन एनबीएफसी बॉडी कॉर्पोरेट्स। ठीक है सर। ठीक है, तो सब क्लियर है? क्लोज करूं कि कोई क्वेश्चन मार्क Yes. है? कुछ भी रहेगा मैं भी क्या करूंगा, जो रिपोर्ट जनरेट हुई है वो मेल करता हूं, और ये जो यूटिलिटी है वो मेल करता हूं। तो अगर आपको करना है तो उसको एक बार आप गो थ्रू करो, और स्टिल कोई डाउट है तो फिर आप मेरे से पूछो, राइट? ओके बाकी मेन तब समझ आएगा जब आपको कोई असाइनमेंट हाथ में आएगी और आप इसको भरना शुरू करोगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो इसलिए मेरा बोलना है कि एक बार एक यूटिलिटी को खुद से सैंपल डाटा से भरने का, अगर आपको इसके ऊपर करना। अभी तो मार्च एंड क्वार्टर आने वाला है ना सर। हाँ, तो अभी मार्च क्वार्टर के बाद कोई Try भी एक कर लेंगे लेके, और जहाँ पे भी रहे तो एज ए वारंटी क्लेम आप मेरे से पूछ सकते हो कि आपने बताया था पर हमें समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। ठीक है, चलो बाय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, हैव अ नाइस बाय बाय, थैंक यू। सर